Yes, we are live now. Good evening, everyone, and welcome to this live session. We are live now. Yes, good evening, everyone. Sahil Kumar, Krishna, Ankita, Ishan, Midhat, Puneet, Vidushi, Prachi, Sonam, Naman, Harsh. Yes, good evening and welcome to this live session. Good evening, Chandrakant Kumare. Good evening, everyone, and welcome to this live session. Yes. Good evening. Please confirm in the chat box. Am I audible to you? Am I visible to you? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Please confirm कर दीजिए in the chat box because we are going to start one of the most important topics of our syllabus, which is none other than most important chapter of our syllabus, ITC, Input Tax Credit. Yes. जी हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपके सिलेबस का आधारशिला है, फाउंडेशन है। जैसे आपने सीएमएफ फाउंडेशन किया था ना, वैसे जीएसटी का जो फाउंडेशन है वो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। कृष्णा दुबे, भटकाने की कोशिश मत करो मुझको मेरे टॉपिक से। देखो कृष्णा दुबे कह रहे हैं सर कल थी चाय पे चर्चा, आज किस पे? आज सिर्फ एक टॉपिक पे, आईटीसी। मुझे पता है तुम मुझे भटकाने की कोशिश करोगे, मुझे कहीं और ले जाने की कोशिश करोगे और क्लास का टाइम वेस्ट करने की कोशिश करोगे। मुझे ये बात पता है और ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रियंका गुड इवनिंग, रियान गुड इवनिंग, अंकिता गुड इवनिंग। यस, एवरीवन इज सेइंग ऑल क्लियर। सब कुछ आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है? जी हाँ, अगर आपको सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है तो आइए शुरू करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस का, क्योंकि जो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट की नॉलेज हुए बगैर आप उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। इम्पॉसिबल है कि आप सॉल्व कर पाओ बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रैक्टिकल नॉलेज हुए हुए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर सिलेबस। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस लाइव सेशन। गुड इवनिंग। तो चलो सबसे पहले तो समझना आईटीसी है क्या, आईटीसी की अहमियत क्या है भाई। आईटीसी का फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये एकलौता जीएसटी का ऐसा फीचर है जिसने जीएसटी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, रातों रात भाई इसको शाहरुख खान बना दिया, रातों रात सलमान खान बना दिया जीएसटी को। किसने? आईटीसी ने। आईटीसी एक ऐसा ज़बरदस्त फीचर भाई जीएसटी का जिसने टैक्स ऑन टैक्स को रोका, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को रोका और जीएसटी को सक्सेसफुल बना दिया एज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी से पहले आज तक जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स कंट्री में आए उन सब में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, टैक्स ऑन टैक्स लगता जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता जाता है, मतलब डबल टैक्सेशन होता जाता है। एक ही चीज पे मल्टीपल टाइम्स टैक्स लगता जाता है, एक ही ट्रांजैक्शन पे बार बार टैक्स लगता जाता है, जिसकी वजह से उस वाली कमोडिटी का प्राइस हो जाता है बहुत ज़्यादा उसका प्राइस इन्फ्लेट हो जाता है, उस ट्रांजैक्शन का प्राइस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वो ट्रांजैक्शन मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी बिकने लगती है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से आईटीसी जैसे ही मार्केट में आया, जीएसटी के परव्यू के अंदर जैसे ही आईटीसी को मार्केट में लॉन्च किया गया, आईटीसी बन गया हॉट फेवरेट सभी बिजनेसमैन का, क्योंकि आईटीसी के आने के बाद ट्रांजैक्शन की कॉस्ट हो गई कम, लोगों को जो प्रोडक्ट है वो सस्ते दर पे मिलने लगा, और बिजनेसमैन को भी बहुत फ़ायदा हो गया क्योंकि उनको अब अपनी जेब से भाई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। पहले कई बार उनको अपनी जेब से इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था बिजनेसमैन को, और उनका बहुत ज़्यादा घाटा होता था। ठीक है, सो हाउ डज आईटीसी हेल्प टू अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे हटाता है आईटीसी, आओ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो भाई ए है सप्लायर इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स यूज करके कुछ गुड्स बनाता है और वो 1000 रुपए के ट्रांसफर करता है किसको? बी को। बी है रेसिपिएंट। ठीक है, तो ए है होलसेलर और बी है रिटेलर। अब जब ए 1000 रुपए के गुड्स बी को ट्रांसफर करता है तो इस पर लगता है 18% का जीएसटी, तो 180 रुपीज़ का जीएसटी पड़ता है, और बी जो पेमेंट करता है ए को वो पे करता है 1180 रुपए की, 1180 रुपीज़ की पेमेंट बी करता है ए को। अब बी जब आगे ये वाले गुड्स बेचता है तो 1500 के सपोज भेजता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 1500 के सपोज बेचता है, 1500 पे 18% का अगर जीएसटी लगाएं तो 270 रुपीज़ आता है।
तो बी को जो गवर्नमेंट को पे करना होता है वो पे करना होता है भाई 270, लेकिन बी को यहां पर मिल जाता है क्रेडिट। किसका क्रेडिट? जो 1000 रुपए पे ऑलरेडी जीएसटी पे हो चुका है 180, उसका क्रेडिट मिल जाता है बी को। तो बी की जो नेट जीएसटी की लाइबिलिटी रह जाती है वो रह जाती है 90 रुपीज़। और यही वो बात है, ठीक है, यही वो माइनस करने की जो यहाँ पर हमने स्टेप किया है, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जीएसटी हो गया बहुत बड़ा सक्सेस। पहले के जो हमारे लॉ थे, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी, यहाँ ये माइनस करने की परमिशन नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए होता था किसी और स्टेट में, मान लो दिल्ली में, और मिस्टर बी होता था किसी और स्टेट में, मान लो हरियाणा में। तो हरियाणा गवर्नमेंट कहती थी जो टैक्स तुमने दिल्ली गवर्नमेंट को पे किया उसको मैं अपने टैक्स में से माइनस क्यों करूं? मेरे को तो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देती भाई, कोई भी क्रेडिट नहीं देती, कोई भी कुछ नहीं देती। तो इसलिए भाई हरियाणा गवर्नमेंट कहती थी मैं कोई क्रेडिट नहीं दूंगी, तुमको मुझे पूरा 270 पे करना पड़ेगा। तो अगर 270 हरियाणा गवर्नमेंट को हमें पे करना पड़ता था तो यहाँ हो गया डबल टैक्सेशन। कौन से अमाउंट पे? 1000 रुपए पे। तो 1500 में से 1000 रुपए पे हमने 2 बार टैक्स पे करा, एक दिल्ली गवर्नमेंट को यहाँ पर पे करा, दूसरा हरियाणा गवर्नमेंट को यहाँ पर पे करा। तो ये ट्रांजैक्शन डबल टैक्सेशन की शिकार हो जाती थी। हम मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल बार एक ही ट्रांजैक्शन पे कई बार, और ये तो मैंने सिर्फ 2 लेग्स बताए हैं ट्रांजैक्शन के। अरे भाई ये लेग्स तो बहुत सारे होते हैं। जो हमारा मटेरियल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फ्रेंचाइजी, उसके बाद शॉपकीपर, कितने सारे लोगों के हाथ से होके गुजरता है। तो यहाँ पर जो जीएसटी है वो मल्टीपल टाइम्स लगता रहता है। तो जो मल्टीपल टाइम्स जीएसटी लगता है, ये जीएसटी भाई कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी को लीड करता है, टैक्स ऑन टैक्स बनाता है। मल्टीपल टाइम्स एक ही ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है, आईटीसी अवेलेबल होता नहीं, तो डबल टैक्सेशन का शिकार, डबल क्या, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स टैक्सेशन का शिकार एक ही ट्रांजैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट, तो भाई हमारी ट्रांजैक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, और ये कस्टमर के लिए भी बुरा और बिजनेसमैन के लिए भी बुरा। अच्छा, लड़ाई किसके बीच में थी? लड़ाई थी भाई दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में, है ना। क्यों लड़ाई? पता है क्यों थी? लड़ाई इसलिए थी क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट अपना अलग इनडायरेक्ट टैक्स का एक्ट लेके बैठी थी, जिसे बोलते थे दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स, और हरियाणा गवर्नमेंट अपना अलग एक्ट लेके बैठती थी। उस एक्ट का नाम था हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स। तो दोनों अपना अलग अलग एक्ट लेके बैठते थे, तो दोनों ही भाई अपने अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते थे, अलग अलग अपने हिसाब से भाई उनका मतलब निकालते थे, मतलब खोजते थे। इस वजह से दोनों ही आपस में लड़ते रहते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने एक अक्लमंदी भरा काम करा। गवर्नमेंट ने क्या अक्लमंदी भरा काम करा? दोनों गवर्नमेंट्स को, दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट, दोनों को एक ही एक्ट के अंदर ले आए, CGST या SGST एक्ट। दोनों को कहा भाई सुनो, दोनों तुम लड़ाई वड़ाई माफ करो, ठीक है, लड़ाई मत करो एक दूसरे से, तुम दोनों को हम एक ही एक्ट में ले आएंगे। उस एक्ट का पूरे देश में हम पालन करेंगे। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एक ही एक्ट को फॉलो करेंगी, एक ही एक्ट को पालन करेंगी, और अब दोनों आपस में लड़ाई करने के बजाय साथ में काम करेंगे, और साथ में काम करने का नतीजा ये हुआ, मिलने लगा आईटीसी का क्रेडिट, जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन अवॉइड हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन अवॉइड हो गया, और हमने कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये था भाई आईटीसी का मीनिंग, आईटीसी का रेलेवेंस हमारे भाई जीएसटी के अंडर। तो आईटीसी का क्या मतलब है? जो भी इनपुट होता है, जैसे बी के लिए जो ए ने बी को बेचा, बी के लिए वो इनपुट है। तो इनपुट में जो भी भाई टैक्स पे किया है उसका आउटपुट निकालते हुए, आउटवर्ड लायबिलिटी निकालते हुए माइनस कर देना, इसको, इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं आईटीसी। दोबारा सुनो, जो इनपुट पे आपने टैक्स पे किया है, तो देखो बी ने 180 रुपए पे किया है इनपुट पे टैक्स, तो इनपुट पे आपने जो टैक्स पे किया है, आउटपुट निकालते हुए उस टैक्स को माइनस कर देना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा भाई बेनिफिट करता है जो भी पर्सन गुड्स को खरीद के आगे गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में मैंने नहीं लिया, लेकिन होगा यहाँ पर भी, ये जो ए ने इनपुट्स खरीदी या इनपुट सर्विसेज खरीदी या कैपिटल गुड्स खरीदी, ए ने भी इन पे जीएसटी पे करा होगा, पेमेंट करते हुए जिससे भी खरीदा होगा जीएसटी पे करा होगा ए ने भी। तो ए को भी, जब ए ये 180 रुपये गवर्नमेंट को पे कर रहा था ना, तो ज़रूर ए को भी माइनस करके यहाँ पर आईटीसी का क्रेडिट मिला होगा। वो मैंने इस ट्रांजैक्शन में लिया नहीं ताकि आपको ईजी रहे ट्रांजैक्शन समझना,
लेकिन आइडियली ए को भी इस 180 रुपये में से माइनस भाई वो वाला अमाउंट करने को मिला होगा जो इसने खरीदते हुए पे किया किसी और पार्टी को, और उस पार्टी ने पे किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ हम नाम रखेंगे GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पोर्टल नेटवर्क, ठीक है। GSTN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ये वेबसाइट का नाम है, ये उस संस्था का नाम है जो जीएसटी के कलेक्शन और उसको एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदारी उठाए हुए है कि हाँ जीएसटी मैं कलेक्ट करूंगी और जिस जिस गवर्नमेंट का जो जो हिसाब बनेगा, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, जैसे गुजरात गवर्नमेंट, सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी उनके हिस्से का जीएसटी। ये बीड़ा किसने उठाया? GSTN, GST नेटवर्क ने ये वाला बीड़ा उठाया। इट्स अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना है भाई जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यस, GSTN इज मैनेज बाय इन्फोसिस, वेरी गुड, रियान को पता है। अब वन नेशन वन टैक्स, वेरी गुड। साथ में ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये तो होता था भाई, ये है हमारा बेसिक्स ऑफ आईटीसी। ठीक है, आईटीसी क्यों आया, आईटीसी किस रीजन से आया, आईटीसी का भाई पर्पस क्या था, वो अब हमने समझा यहाँ पर, आईटीसी का बेसिक पर्पस समझा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो आओ अब आईटीसी में थोड़ा सा और गहन चर्चा करते हैं, आईटीसी में थोड़ा सा और डिटेल में घुसते हैं और डिटेल में आईटीसी के प्रोविजंस की चर्चा करते हैं। आओ देखते हैं आईटीसी के डिटेल्ड प्रोविजंस क्या कहते हैं। सो आईटीसी के डिटेल प्रोविजन कहते हैं कि भाई आईटीसी जो है वो कैपिटल गुड्स पे भी मिल जाएगा, इनपुट्स पे भी मिल जाएगा, इनपुट सर्विसेज पे भी मिल जाएगा। आपकी तीनों चीज़ों पे आईटीसी अवेलेबल होता है। आपने कैपिटल गुड्स खरीदते हुए जितना जीएसटी पे करा है उसका आप आईटीसी ले लो, आपने इनपुट्स खरीदते हुए जितना जीएसटी पे करा है उसका आईटीसी ले लो, और इनपुट सर्विसेज खरीदते हुए जितना आईटीसी पे करा है आप उस पर जीएसटी का क्रेडिट, आईटीसी का क्रेडिट ले लो। ठीक है, तो तीनों चीज़ों पे आप क्रेडिट ले लो। बस शर्त ये है, ये जो आपने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, जैसे कैपिटल गुड्स खरीदे, इनपुट सर्विसेज खरीदे, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना भाई, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ मत करना। उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करोगे तो ही आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप खरीदा भाई, ये लैपटॉप रखा है मेरे सामने, ठीक है, इसे मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ? हाँ जी हाँ सर। अच्छा, एक और लैपटॉप है मेरे पास, वो है मेरे पास गेमिंग लैपटॉप, उसमें मैं गेमिंग करता हूँ। ठीक है, वो जो होता है इसमें मोटा सा होता है, ऐसा लाइट जल रही होती है, पिंक कलर की लाइट, रेड कलर की लाइट जल रही होती है लैपटॉप के चारों तरफ, ब्लू कलर की लाइट, उस तरह का भी मेरे पास एक लैपटॉप है। तो वो लैपटॉप भाई मैंने लिया हुआ है, वो मैंने अपने पर्सनल पर्पस, गेमिंग पर्पस के लिए लिया हुआ है। क्या उसका मैं आईटीसी ले सकता हूँ अपने इस एजुकेशन बिजनेस में? नहीं भाई नहीं, उसका आईटीसी मैं नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, क्या मैं इसका आईटीसी ले सकता हूँ? बिल्कुल भाई, मैं इसका आईटीसी ले सकता हूँ, इस लैपटॉप का, क्योंकि इट इज़ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन बिजनेस। तो बिजनेस में जो चीज़ या तो करंटली यूज आ रही है या फ्यूचर में बिजनेस के यूज आएगी, जैसे स्टॉक, हम स्टॉक खरीदते हैं, आज वो हो सकता है बिजनेस के यूज नहीं आया, लेकिन अगले साल तो यूज आएगा, पक्का से आएगा। तो इसलिए यूज या इंटेंडेड टू बी यूज बिजनेस का होना चाहिए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट में अब भाई कुछ इंक्लूजन्स और कुछ एक्सक्लूजन्स होती हैं। तो आईटीसी सीजीएसटी का मिलता है, एसटीजीएसटी, यूटीजीएसटी का मिलता है और आईजीएसटी का मिलता है। भाई इन सब चीज़ों का क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन अगर आपने पे करी है एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, क्योंकि आपको पता है ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर अभी भी वो पुराने ज़माने का टैक्स चल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है, एक्साइज ड्यूटी पे करी, सेल्स टैक्स पे करा, वहाँ पर भाई आपका आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, कॉम्पोजिशन लेवी के अंडर अगर आपने टैक्स पे किया है तो वहाँ पर भी जीएसटी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको जीएसटी का क्रेडिट चाहिए तो ज़रूरी है आप बिजनेस पर्पस के लिए ही अपना पूरा का पूरा इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स को यूज़ करो, तो ही आईटीसी का आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो जी, अब आओ देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंडीशन है आओ देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी जो फुलफिल होनी चाहिए आईटीसी का क्रेडिट लेने के लिए। आओ उन कंडीशंस पे चलते हैं। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी कंडीशंस, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको मीट करनी पड़ेंगी, तो ही आपको आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलो एक बार ना कंडीशन से पहले आओ बुक पे आ जाते हैं। ठीक है, बुक पे आ जाते हैं आईटीसी के। देखो, आईटीसी इज अ मैकेनिज्म टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस और टैक्स ऑन टैक्स। तो आईटीसी का पर्पस क्या है? आईटीसी का पर्पस है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को दूर करना। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब है डबल और मल्टीपल
टाइम लेवी ऑफ टैक्स। तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब है डबल और मल्टीपल टाइम लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। इसको अवॉइड करने के लिए आईटीसी भाई आती है। एलिजिबिलिटी, आईटीसी की एलिजिबिलिटी क्या है और आईटीसी क्लेम करने का भाई रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है भाई। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आप ना तो आईटीसी भाई पे करोगे गवर्नमेंट को, ना आप जीएसटी पे करोगे गवर्नमेंट को, ना आईटीसी का क्लेम ले सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है रजिस्टर्ड तो होना पड़ेगा आपको। आपको जो आपने गुड्स यूज करे हैं फॉर बिजनेस पर्पज सिर्फ वही अवेलेबल रहेंगे आईटीसी के लिए, ठीक है। और जो प्रिस्क्राइब कंडीशन है सेक्शन 16 की वो आपको फुलफिल करनी है तो ही आप आईटीसी का क्लेम ले सकते हो, अदरवाइज आप आईटीसी का क्लेम नहीं ले सकते। तो आओ सबसे पहले हम प्रिस्क्राइब कंडीशंस जो सेक्शन 16 की हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रिस्क्राइब कंडीशन है भाई ही शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। जो भी पर्सन आईटीसी क्लेम कर रहा है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो भाई आईटीसी का जो क्रेडिट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नजर आना चाहिए। सर कैसे नजर आएगा? आईटीसी का क्रेडिट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कैसे नजर आएगा भाई? मैं बताता हूँ नजर कैसे आएगा। आओ जरा अपने पहले वाले चार्ट में वापस आ जाओ। देखो भाई ये बी है, बी को आईटीसी का क्रेडिट चाहिए, कितना चाहिए? 180 रुपीज का बी को आईटीसी का क्रेडिट चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन बी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। हाँ जी हाँ, बी रजिस्टर्ड है सर, जीएसटी आई नंबर बी का है, बहुत अच्छे से है, ठीक है। तो आईटीसी का क्रेडिट अगर बी को चाहिए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बी के क्रेडिट लेजर में ये आईटीसी का क्रेडिट नजर आना चाहिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। बी ने कह दिया अरे गवर्नमेंट सुनो 180 रुपीज़ का आईटीसी का क्रेडिट है मेरा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बोलने से नहीं होगा। तो कैसे होगा सर? मैं बताता हूँ कैसे होगा। मिस्टर ए को अपने जीएसटीआर 1 में जो वो रिटर्न भरेंगे उसमें ये बात गवर्नमेंट को भाई लिख के देनी पड़ेगी कि भाई मैंने मिस्टर बी को 1180 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेचा है जिसमें 180 रुपये का टैक्स भी है। मैंने 1180 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेचा है जिसमें 180 रुपये का टैक्स भी है। ये बात मिस्टर ए को अपने भाई जीएसटी के रिटर्न में देनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर बी के जीएसटीआर 2B में इस वाली बात को एक्नॉलेज करेगा, मिस्टर बी को प्रूव देगा कि हाँ भाई मिस्टर बी आपको 180 रुपीज़ का क्रेडिट मिलता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए कह रहा है कि हाँ भाई मिस्टर बी ने 180 रुपीज़ पे करे हैं उसको और मिस्टर ए ने वो पैसे हमको भी दे दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बी के कैसे नजर आएगा 180 रुपीज़ का क्रेडिट? जब मिस्टर ए भाई जीएसटीआर 1 भरेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कराएगा, तब जाके 180 रुपीज़ का क्रेडिट मिस्टर बी को अपने जीएसटीआर में नज़र आएगा, जीएसटीआर 2B में नज़र आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि जीएसटीआर में ये फाइलिंग होनी ज़रूरी है। मतलब मिस्टर ए फाइलिंग करेगा कि हाँ भाई हाँ बी को, मिस्टर ए गवर्नमेंट को बोलेगा कि हाँ जी हाँ बी को आप आईटीसी का क्रेडिट दे दो क्योंकि बी ने मेरे से ये मटेरियल ख़रीदा है और मैंने 180 रुपये का भाई जीएसटी रिकवर किया है बी से और गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ठीक है। सो first of all the person should be a registered person. Secondly, the GST credit should be visible in the electronics ledger, credit electronic ledger. ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और रेसिपिएंट जो होगा, जैसे मिस्टर बी हमारे केस में है, रेसिपिएंट को और क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है आईटीसी का क्रेडिट लेने के लिए? नंबर 1, पोजेशन ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट। भाई हमारा जो रेसिपिएंट है दैट इज मिस्टर बी, जिसको गुड्स मिल रहे हैं, जिसने गुड्स खरीदे हैं, मिस्टर बी को भाई इनवॉइस या डेबिट नोट की हार्ड कॉपी मिस्टर बी के पास होनी चाहिए। मिस्टर बी के पास हार्ड कॉपी डेबिट नोट की, ओरिजिनल इनवॉइस की या डेबिट नोट की हार्ड कॉपी होना जरूरी है। सो पोजेशन ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट। नंबर 2, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट बाय द सप्लायर। तो जी हाँ, ये तो कंडीशन भाई यहाँ भी हमने देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जीएसटीआर 1B में मिस्टर ए ने, हमारी ट्रांजैक्शन में सप्लायर कौन है? मिस्टर ए, रेसिपिएंट कौन है? मिस्टर बी। ये बात याद रखना, ठीक है। तो सप्लायर मतलब मिस्टर ए ने अपने जीएसटीआर 1 में ये बात लिखी हो, क्या लिखी हो कि हाँ भाई हाँ मैं मिस्टर बी को 180 रुपये का क्रेडिट देता हूँ, ये बात लिखी होनी चाहिए जीएसटीआर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर बी को गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएं उसके बाद ही वो आईटीसी का क्रेडिट ले सकता है। मतलब एडवांस पे आईटीसी का क्रेडिट नहीं बनता, एडवांस पे आईटीसी का क्रेडिट नहीं बनता। अगर मान लो मिस्टर बी को गुड्स नहीं मिले, ठीक है, और मिस्टर बी ने कुछ एडवांस दे दिया ए को कि लो भाई एडवांस लो भाई मिस्टर ए और ये गुड्स बना के मुझे दे देना, ठीक है। तो मिस्टर बी को गुड्स अभी मिले नहीं, ठीक है, तो मिस्टर बी को आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है मेरा और तुम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दोगे, सर नोटिफिकेशन नंबर 66 याद है ना? हाँ सर,
आपने चीख चीख के मल्टीपल टाइम्स बताया था नोटिफिकेशन नंबर 66। नोटिफिकेशन नंबर 66 कहता है एडवांस जो सर्विसेज के लिए होता है उस पे जीएसटी पे करना मैंडेटरी है। तो मेरा तुमसे क्वेश्चन ये, अब सुनना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन सुनना मेरा तुमसे क्वेश्चन ये कि अगर सर्विसेज के एडवांस पे जीएसटी पे होता है, मतलब अगर मिस्टर ए को सर्विसेज के एडवांस पे जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट है, जो कि होती है भाई, मिस्टर ए को जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर वो एडवांस भी ले रहा है तो ऑन सर्विसेज। तो मुझे तुम्हारे से ये जानना है कि क्या मिस्टर बी को एडवांस पे आईटीसी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66। नोटिफिकेशन नंबर 66 की हेल्प में क्या मिस्टर बी को भी, जब मिस्टर ए ने जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भाई मिस्टर ए ने जीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्यों? नोटिफिकेशन नंबर 66, क्यों? मिस्टर ए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एडवांस दे रहे हैं, तो क्या मिस्टर बी को भी क्रेडिट मिल जाएगा आईटीसी का? जवाब चाहिए मुझे चैट बॉक्स में। यस, वेरी वेरी गुड, मजा आ गया भाई, मजा, परफेक्ट परफेक्ट, मजा आ गया। नो नो, प्रियंका दाबली कह रही है यस। नालायक प्रियंका, यस नहीं है, आंसर है नो। यस नो, नहीं मिलेगा एडवांस पे आईटीसी नहीं मिलता। वेरी गुड आंसर, सबका आंसर बिल्कुल ठीक। एडवांस पे आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता, एडवांस पे आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता, बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। परफेक्ट। तो भाई हाँ, जो सर्विसेज होती हैं उन पे जीएसटी पे होता है, मतलब मिस्टर ए अगर एडवांस ले रहा है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए को जीएसटी डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मिस्टर बी को उसका आईटीसी का क्रेडिट भी हाथ के हाथ मिल जाएगा। मिस्टर बी को वेट करना पड़ेगा जब तक सर्विसेज डिलीवर नहीं होती, जब तक सर्विसेज मिस्टर बी को रिसीव नहीं होती, तब तक आईटीसी का क्रेडिट मिस्टर बी को नहीं मिलेगा। तो एडवांस पे भी आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता, जबकि ये बात सच है कि एडवांस पे भाई जीएसटी पे करना ज़रूरी होता है, एडवांस पे जीएसटी पे करना ज़रूरी होता है अगर वो सर्विसेज का केस होता है तो। लेकिन एडवांस पे आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता, आईटीसी का क्रेडिट तभी मिलेगा जब सर्विसेज दे दी होंगी तब। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सो रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन केस ऑफ लॉट्स, अगर आपके गुड्स लॉट्स में भाई ट्रांसफर होते हैं, लॉट्स होता है भाई कि पहले भाई एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है, 10,000 यूनिट्स हमें सप्लाई करने हैं, तो पहले लॉट में हम 2,000 यूनिट सप्लाई करेंगे, 15 दिन बाद 4,000 यूनिट सप्लाई करेंगे और 15 दिन बाद 8,000 यूनिट सप्लाई करेंगे, ऐसे करके हम थोड़ा 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 करके सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो आईटीसी है वो कब मिलेगा? जब आपका लास्ट लॉट, जो आखिरी लॉट है वो जब आपका सप्लाई हो जाएगा तब आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। तो लास्ट लॉट के बाद आईटीसी का क्रेडिट मिलता है, ये हमारा रूल है, ठीक है सर। देन टैक्स पेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द सप्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। जो टैक्स है, मतलब जो जीएसटी है, वो सप्लायर ने टाइम से पे करा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये मैंडेटरी कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो रिसिपिएंट को आईटीसी का क्लेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को पे ना किया हो जीएसटी। सर अब एक बात बताइए, बी की क्या गलती? अगर ए ने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया जीएसटी तो बी की क्या गलती सर? जीएसटी तो गवर्नमेंट को, ए को जमा कराना है ना सर। अब ए की गलती की वजह से बी सफर करे, बी को आईटीसी का क्रेडिट ना मिले। बी ने तो भाई ए को पे कर दिया ना 180 रुपीज़, अब ए 180 रुपीज़ गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहा है, इसमें बी की क्या गलती सर? भाई गलती वलती नहीं पता, ठीक है, गलती वलती नहीं पता। मैंने तोते और राजा की तुम्हें कहानी बताई थी, गलती वलती नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट कह देती है कि ठीक है भाई सुनो बी, तुम फोर्स करो ए को कि ए गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, नहीं तो बी को नहीं मिलेगा क्रेडिट। क्योंकि देखो बी जो है वो मटेरियल परचेज कर रहा है ए से, ठीक है, तो ए का जो मतलब बिजनेस है वो बी की वजह से चल रहा है। तो बी अगर कोई बात ए को बोलेगा तो ए टाल नहीं सकता उसको। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से क्या करा, गवर्नमेंट ने यहाँ पर डबल आंखें, डबल चेक लगा दिया। गवर्नमेंट कहती है मैं तो चेक करूंगी किसने जीएसटी पे नहीं किया। सुनो रिसिपिएंट, तुम भी चेक करना कि क्या तुम्हारे सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे करा है जीएसटी या नहीं करा। अगर नहीं करा तो सुनो रिसिपिएंट, तुमको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तुमको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चेक लगा दिया भाई कि हाँ जीएसटी पे होता रहे। बी को एक पहरेदार बना दिया और बी को बोला कि सुनो ए को तुम फोर्स करते रहना कि गवर्नमेंट को पे कर दे भाई अपना टैक्स। तो जी हाँ, आईटीसी का क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा बी को जब तक ए ने टाइम से अपना जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा नहीं करा दिया। ठीक है सर, बात समझ में आ गई।
नाउ डेज इनवॉइस आईटीसी हैज टू बी सिलेक्टेड बाय इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, यस एब्सोल्युटली। मिस्टर बी शुड हैव टू फोर्स, प्रशांत कह रहा है, गवर्नमेंट को जब आईटीसी देना होता है ना तो लास्ट लॉट अगर लेना है तो अर्लियर करती है। क्रॉस चेक, कंप्लाई करो वरना गला दबा दूंगा तोते का। यस मनीष, आपस में बात कर लो भाई, मुझे नहीं पता है ये क्या हो गया। प्रशांत किससे बात कर रहे हो तुम, आपस में बात कर लो भाई। अच्छा अच्छा, प्रशांत कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बी लाइक, आपस में बात कर लो भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो आईटीसी नहीं दूंगा जब तक मेरे को टैक्स नहीं आया, है ना प्रशांत, ये बोलना चाह रहे हो ना तुम। यस ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई यही कह रही है कि हाँ आईटीसी का क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक ए ने जीएसटी पे नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो वहाँ अगर जीएसटी पे कर देगा ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तभी बी को आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा, ये एक मैंडेटरी कंडीशन होगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आगे चलो भाई, आगे कहता है फर्निश द रिटर्न, यस रिटर्न फर्निश करनी ज़रूरी है, मतलब जो मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी को भी भाई रिटर्न, मिस्टर ए है, मिस्टर ए को भी रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी, मिस्टर बी को भी रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी। दोनों जब तक रिटर्न फर्निश नहीं करते आईटीसी का क्रेडिट तब तक ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो होता है उसके अंदर तभी भाई आप जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो जब तक उसमें जीएसटी आईटीसी नज़र आए। ठीक है, और आईटीसी नज़र ही नहीं आए तो आप क्रेडिट ले ही नहीं पाओगे। तो आईटीसी नज़र आने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप रिटर्न फर्निश करो, मतलब GSTR 3B फर्निश करो गवर्नमेंट को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है ऑब्वियसली। ठीक है, देन पेमेंट ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट विद इन 180 डेज ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। कंडीशन क्या है कि भाई ए ने बी को सामान दिया। कंडीशन क्या है भाई, ए ने बी को सामान बेचा, ठीक है, बी ने सामान ले लिया, अब बी ने उसके आईटीसी का क्रेडिट भी क्लेम कर लिया, मतलब 180 रुपीज़ का क्रेडिट बी ने क्लेम कर लिया। ठीक है, ए ने इनवॉइस रेज कर दिया बी पे, लेकिन बी ने पेमेंट नहीं करी ए को, और पता है कितने दिन तक नहीं करी, 6 महीने तक नहीं करी, मतलब 180 डेज तक नहीं करी पेमेंट। अब सुनना, कई बार ये वाला मैकेनिज्म यूज करके बड़े बड़े बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को बहुत परेशान करते हैं, उनको टाइम से उनकी इनवॉइस को पे नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये मैकेनिज्म एक सोचा कि भाई एक और कंडीशन रखते हैं, अगर बी को आईटीसी क्लेम चाहिए, अगर बी को अपना आईटीसी क्लेम चाहिए तो बी को 180 डेज में पेमेंट करनी पड़ेगी ए को, और अगर बी ने 180 डेज में पेमेंट नहीं करी बी को तो अगर बी ने 180 डेज में पेमेंट नहीं करी ए को, तो जो बी ने पहले 180 रुपीज़ का आईटीसी लिया था ना, अब बी को वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आओ इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ज़रा डेट्स वेट्स लिख के एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए बहुत ज़्यादा ढंग से। ठीक है सर, आओ ज़रा देखते हैं। ठीक है, सो जनवरी 2026 में ए ने बी को कुछ मटेरियल सेल किया। ठीक है, 1000 रुपये उसकी वैल्यू थी, 180 भाई रुपये का जीएसटी बना, ए ने जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दिया, और ए ने एक इनवॉइस रेज कर दिया बी में। कितने अमाउंट का इनवॉइस रेज किया, इनवॉइस रेज किया 180 रुपये का। ठीक है, इनवॉइस रेज कर दिया, गुड्स ट्रांसफ़र भी हो गए, बी ने 180 रुपीज़ का क्रेडिट ले लिया जनवरी के मंथ में ही। देखो भाई, इसका क्रेडिट भी ले लिया गया, आईटीसी का क्रेडिट भी ले लिया गया, जनवरी के मंथ में ही आईटीसी का क्रेडिट ले लिया गया। ठीक है, अब बेचारा ए रोज़ कॉल करता है बी के पास, 1 महीना बीत भी गया, फेब्रवरी आ गया, ए कॉल कर रहा है, अरे बी मेरे पैसे दे दो। बी कहता है अरे दे देंगे दे देंगे, इतनी क्या जल्दी है, मैं कोई भागा जा रहा हूँ तेरे पैसे लेके, दे देंगे। ए ने फिर फ़ोन किया अप्रैल के महीने में, अरे बी मेरे पैसे दे दो, तो बी फिर दोबारा, अरे इतनी क्या जल्दी है, मैं भागा जा रहा हूँ क्या, दे दूंगा पैसे, इतनी क्या टेंशन है, इतनी क्या जल्दी हो रही है। ए ने फिर कॉल किया बी को, अरे बी अब तो 4 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हो गए, अब तो मेरे पैसे दे दो। फिर वही, अरे तुझे काम आगे करना ही नहीं करना हमारे साथ, तुझे चाहता है, तू चाहता है मैं तुझसे माल खरीदूं, चाहता है तो चुपचाप बैठा रहे, कर दूंगा पे जब पैसे होंगे तो। फिर ये पे ही नहीं कर रहा, तो बी ए को पैसे पे ही नहीं कर रहा। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन थी वो थी 1 जनवरी 2026 की, 6 महीना काउंट कर लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जैसे ही इस ट्रांजैक्शन को 6 महीने कंप्लीट हुए, 1 जुलाई 2006 को मिस्टर बी को, जो उसने 180 रुपए का क्रेडिट लिया था ना आईटीसी का, और अपना टैक्स कम भरा था, किस महीने में, जनवरी के महीने में, जिसने 180 रुपए का क्रेडिट लेके अपना टैक्स कम भरा था ना, कौन से महीने का, जनवरी के महीने का, मिस्टर बी को ये आईटीसी का जो क्रेडिट है ये करना पड़ेगा गवर्नमेंट को वापस पे।
मतलब मिस्टर बी को जुलाई के महीने में 180 रुपए का जो जीएसटी है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ आईटीसी। आईटीसी हो जाएगा रिवर्स, आईटीसी हो जाएगा रिवर्स। अगर 180 दिन के अंदर बी ने ए को पेमेंट नहीं करी इनवॉइस की, तो फिर भाई आईटीसी को हम कर देंगे रिवर्स। ये गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म ढूंढा ताकि जो रिसिपिएंट है वो सप्लायर को टाइम से पेमेंट करे, टाइम से इनवॉइसेस उनके क्लियर करे, टाइम से भाई पेमेंट होनी चाहिए पूरे का पूरे इनवॉइस की। तो ये आईटीसी हो गया रिवर्स। अब एकदम से जब आईटीसी हो गया रिवर्स, बी घबरा गया। बी ने कहा हो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई, है ना। तो बी ने क्या किया, अगले ही महीने अगस्त 2026 में पेमेंट कर दी मिस्टर ए को, 1180 रुपए की पेमेंट कर दी मिस्टर ए को अगले ही महीने में, ठीक है। अब जैसे ही पेमेंट करी वैसे ही अगले महीने में 180 रुपीज़ का जो आईटीसी है वो वापस मिल जाएगा बी को। जी हाँ, गवर्नमेंट कहती है 180 दिन दे रहे हैं, इसमें पेमेंट कर दो नहीं तो तुम्हारा आईटीसी वापस ले लेंगे। फिर उसके बाद जैसे तुम पेमेंट करोगे वैसे तुम्हारा आईटीसी हम दे देंगे, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल हम वापस ले लेंगे अगर तुमने आईटीसी 180 दिन में पे नहीं किया। तो ये मैकेनिज्म फॉलो करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि रेसिपिएंट टाइम से पेमेंट करे भाई अपने बिल की, अपने इनवॉइसेस की, ताकि इकोनॉमी में कोई भी किसी को भाई धोखा ना दे पाए, कोई भी किसी को परेशान ना कर पाए पेमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो पेमेंट करनी ज़रूरी, और अगर पेमेंट नहीं करी तो आईटीसी को कर देते हैं रिवर्स, और रिवर्सल वाले आईटीसी को वापस अगर आपको पाना है तो पेमेंट कर दो, आपका आईटीसी हो जाएगा वापस आपके हाथ में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो पेमेंट ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट विद इन 180 डेज ऑफ इशू के 180 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस पे करना ही करना पड़ेगा। और यहां पर क्या बात है, यहां पर बात यह है भाई कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ आरसीएम, आरसीएम के अंदर 180 डेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आरसीएम के अंदर तो भाई जो रेसिपिएंट होता है वही जीएसटी पे भी करता है और वही खुद ही आईटीसी क्लेम भी करता है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये आरसीएम के केस में एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो भाई जो रेसिपिएंट होता है वही जीएसटी पे करता है और वही आईटीसी भी क्लेम कर रहा होता है। तो आरसीएम के केस में ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं सेक्शन 16(3). अब चलते हैं सेक्शन 16(3). इधर ए को बताना पड़ता है जीएसटीएन में, नहीं ए को बताना नहीं पड़ता भाई। गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है कि जो मिस्टर बी है वो खुद ही रिवर्सल कर देंगे, क्योंकि अगर उन्होंने रिवर्सल नहीं करा और गवर्नमेंट ने बाद में पकड़ा तो पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, तो बी को खुद ही रिवर्सल कर देना चाहिए। ठीक है, देयर इज अ कैच। कौन सा कैच है भाई? मोहम्मद रियान ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया कुछ। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं टाइमलाइन। ठीक है, आईटीसी क्लेम करने का टाइमलाइन कितना होता है, आईटीसी आप कितने दिनों में क्लेम कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है भाई, इनवॉइस आपने बुक किया, इनवॉइस आपने ले लिया, लेकिन गलती से उसका आईटीसी क्लेम करना आप भूल गए। ठीक है, कई बार होता है ऐसा, इनवॉइस आपने पे भी कर दिया, गवर्नमेंट को भाई बताया नहीं कि ये इनवॉइस भी है, और आप आईटीसी क्लेम करना भूल गए। कई बार कोई इनवॉइस पीछे को रह जाता है, अकाउंटिंग में आता नहीं, तो आपने पेमेंट तो कर दी उस इनवॉइस की इमीडिएटली, लेकिन आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया उस इनवॉइस का। तो कितनी मैक्सिमम टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन के तहत हम लोग भाई आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं? सो टाइमलाइन विद इन विच आईटीसी इज टू बी क्लेम्ड, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। तो आईटीसी को क्लेम करने का जो लास्ट डेट है, जो टाइमलाइन है, वो है जब आपका साल पूरा खत्म हो जाता है। जैसे मार्च में आपका साल खत्म हो जाता है, ठीक है, मार्च के बाद उस साल की नवंबर और आपको दिए जा रहे हैं भाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर, 7 महीने और दिए जा रहे हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए। गवर्नमेंट कहती है गलती किससे भी हो सकती है, कोई बात नहीं, 7 महीने और ले लो। तो अप्रैल के बाद मार्च के बाद 7 महीने और दिए जा रहे हैं आपको। जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ नवंबर है, नवंबर की जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की, जो कि होती है भाई 11 दिसंबर, है ना, या 21 दिसंबर, तो इस डेट या फिर जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल करी, दोनों में से जो भी अर्लियर होगी। अगर एनुअल रिटर्न आपने अक्टूबर में फाइल कर ली तो अक्टूबर तक का समय आपके पास आईटीसी को अपने क्लेम करने का। इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर होगी तब तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, इसके अलावा आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, इसके बियॉन्ड आप आईटीसी क्लेम नहीं। वेरी गुड, मनीष को देखो,
रिटर्न का नंबर भी याद है, GSTR 9 एनुअल रिटर्न। वेरी गुड मनीष। इनवॉइस अगर बाद में पेमेंट करें 180 डेज के बाद 5%। अच्छा, ओके ओके। ठीक है सर। फिर आईटीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, नो आईटीसी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलता। मतलब अगर आपकी गलती पकड़ी गई है और गलती पकड़ने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको पेनल्टी लगाई है, आपको भाई टैक्स पे करना है, एडिशनल टैक्स पे करना है, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, आपको सारी चीज़ें पे करनी है। मतलब आप पकड़े गए हो, आप भाई जीएसटी को आप भाई कम पे कर रहे थे जानबूझ के, फ्रॉड का केस सामने आया है आपके केस में और आप पकड़े गए हो, ठीक है, उस केस में भाई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो जितना जीएसटी आपने गवर्नमेंट के पकड़े जाने के बाद पे किया है उस पे भाई जीएसटी दूसरी पार्टी को नहीं मिलता, क्योंकि वो फ्रॉड केस के अंदर आ जाता है। सो इन केस द आईटीसी इज इन रिलेशन टू एनी फ्रॉड, देन आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं भाई जिनको क्लेम करते वक्त आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं? तो सबसे पहली बात तो भाई इनवॉइस होनी ज़रूरी है, ठीक है, इनवॉइस या डेबिट नोट, ठीक है। इन केस ऑफ इंपोर्ट्स बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज इनवॉइस, अगर कोई रिवाइज इनवॉइस है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। अब इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए, कौन कौन सा कंटेंट होना चाहिए भाई? इनवॉइस के अंदर अमाउंट ऑफ टैक्स होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होनी चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, जीएसटी ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, इंटरस्टेट सप्लाई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में भाई आपके लिखे होने चाहिए। मतलब इनवॉइस जो होना चाहिए वो प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए, और जीएसटी इनवॉइस की भाई ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जीएसटी इनवॉइस में ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए, तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो दिस वाज सेक्शन 16 फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो क्या कहता है भाई? कहता है गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट में आपके कोई गुड्स मिलते हैं तो फिर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब आपको आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। एडवांस पे कोई आईटीसी नहीं होता। अगर आप एडवांस में कोई भी गुड्स भाई ले रहे हो तो उस पर कोई आईटीसी नहीं होता। नो आईटीसी ऑन द एडवांस गुड्स। नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइस, अगर आपने इनवॉइस की 180 दिन में पेमेंट नहीं करी तो आपका आईटीसी आपको भाई रिवर्स करना पड़ता है, और उसके बाद जब भी आप पेमेंट करोगे तो आईटीसी रीअवेल कर सकते हो। नो आईटीसी इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई प्रोविजन है। चार्ट में कहाँ गया ये भाई ये प्रोविजन? ये रहा भाई 16(3), ठीक है। डेप्रिसिएशन मस्ट नॉट बी क्लेम्ड ऑन टैक्स पेड फॉर कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स पे अगर आप भाई आईटीसी ले रहे हो, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी भाई परचेज करी जिस पे आपने जीएसटी पे करा, और उस पे जो जीएसटी पे करा उसका आप आईटीसी ले रहे हो अपने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में, आप इनपुट में जो आपने कैपिटल गुड्स परचेज करे उसका अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो तो फिर भाई बहुत सीधी सी बात है कि आपको उस कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करना। अगर आप इनकम टैक्स में उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम कॉस्ट ऑफ द एसेट में टैक्स भी ले लेते हैं, जीएसटी भी ले लेते हैं, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करते हुए जीएसटी भी ऐड कर लिया है तो आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता। एक तरफ तो आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो और अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर रहे हो और इनकम टैक्स रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ सेम अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद आप सेम अमाउंट जीएसटी का गवर्नमेंट से रिफंड भी मांग रहे हो, उसका पूरा का पूरा माइनस भी कर रहे हो, तो दो बेनिफिट नहीं मिल सकते। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो फिर आपको भाई रिफंड का क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम टाइम लिमिट है 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आईटीसी क्लेम करने के लिए? ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई आईटीसी को क्लेम करने के लिए। No input tax credit shall be availed in respect of tax paid in pursuant to an order where demand has been confirmed on account of fraud, willful misstatement, suppression of facts। तो अगर किसी गड़बड़ की वजह से आपको डिमांड पे करनी पड़ी जीएसटी की, तो उस भी अमाउंट पे भाई आपको नहीं आईटीसी का क्लेम मिलेगा, ठीक है सर। अगर टैक्स कंपोनेंट का कॉस्ट भी इंक्लूड है कैपिटल एसेट में ऑल्सो यू शुड टेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इफ यू हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, वो बात तो बिल्कुल सही है, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट ईयर। टैक्स कंपोनेंट ओनली अच्छा नहीं, देखो सेक्शन में लिखा हुआ है टैक्स कंपोनेंट पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करना। एक्ट में ये नहीं लिखा कि जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है उस पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करना। तो जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है उस पे तो भाई डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो,
तो टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते भाई, ये लिखा हुआ है एक्ट में। आओ एक बार मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सपोज मैंने 100 रुपए की मशीनरी खरीदी, ठीक है, इस पे मैंने जीएसटी पे किया 18 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी आ गई, 118 रुपए टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ गई, ठीक है। अब जब मैं अपने अकाउंट्स में एंट्री करूंगा, अकाउंट्स में एंट्री बता दो भाई, अकाउंट्स में एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो मैं जब वो एंट्री डालूंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो उसके अंदर जो मुझे अमाउंट लेके जाना है वो लेके जाना है 100, मतलब 100 रुपए को मैं कैपिटलाइज करूंगा। ये जो 18 रुपए का जो जीएसटी है ना, इसे मुझे कैपिटलाइज नहीं करना, इसे मुझे अपने फिक्स एसेट की तरह नहीं दिखाना। और ऑब्वियसली बात है, फिक्स एसेट की तरह अगर नहीं दिखाऊंगा तो उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं करना। तो 100 रुपए पे तो आप भाई डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो, डेप्रिसिएशन ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो 100 रुपये आपने पे करे वो डेप्रिसिएशन भाई उस पर क्लेम कर लो, 100 रुपये पे डेप्रिसिएशन लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो 18 रुपये है ना, 18 रुपये, इसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहां पर मत लेके जाना एज वैल्यू ऑफ असेट, और इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम मत करना। लॉ ये कहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली कि जो डेप्रिसिएशन भाई लगेगा वो सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट पे लगेगा, वो जीएसटी की कॉस्ट पे नहीं लगेगा, तभी आईटीसी मिलेगा। अगर 100 दिखाएंगे तो मिलेगा आईटीसी, बिल्कुल मिलेगा रियान, बिल्कुल मिलेगा। अगर 100 रुपये पे, और ऑब्वियसली 100 रुपये तो भाई कैपिटल मशीनरी दिखाओगे ना कि ये मैंने कैपिटल मशीनरी खरीदी है, ये तो दिखाना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो भाई 100 रुपये पे भाई आपको डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लॉ ने क्या मना किया है, 18 रुपये पे डेप्रिसिएशन मत क्लेम करना, मतलब 18 रुपये को आप अपने फिक्स एसेट में मत लेके जाना, आप सिर्फ 100 रुपये को अपने फिक्स एसेट में लेकर जाना, ठीक है। 18 रुपये को आपको फिक्स एसेट में नहीं लेकर जाना, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो, तो ये तो भाई थे सेक्शंस मेरे क्रेडिट ऑफ जीएसटी से रिलेटेड, जो हमारे जीएसटी में भाई किन किन चीज़ों का आईटीसी का क्रेडिट मिल सकता है, किन किन चीज़ों का आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिल सकता। ये थे हमारे कुछ कंडीशंस, जिन कंडीशंस को अगर फुलफिल करोगे तो ही भाई जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। इन कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करोगे तो तुम्हारी जीएसटी का कंडीशन नहीं मिलेगा। तो जीएसटी का आईटीसी लेने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए ये कंडीशंस फुलफिल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे तो आईटीसी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो, अब एक बड़ा हार्श सेक्शन है, बड़ा ही बेदर्द सेक्शन है, वो है ब्लॉक क्रेडिट, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन हमें बताएगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ परचेजेस ऐसे हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो अगर बिजनेस पर्पस के लिए भी हुई तो भी उनका आईटीसी नहीं मिलेगा। दोबारा सुनो, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं, कुछ परचेजेस ऐसी हैं, कुछ आईटीसी जहां पर आप अवेल करते हो, कुछ जीएसटी ऐसा पे हो रहा है जहां पर अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए भी भाई अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिल सकता। इन चीज़ों को अगर तुम खरीदोगे, इन चीज़ों के लिए अगर तुम खर्चा करोगे और इन चीज़ों को खर्चा करने के बाद आगे अपने बिजनेस पर्पस में यूज़ कर रहे हो तो भी भाई आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे अपने बिजनेस के लिए अगर तुमने गाड़ी खरीदी, ठीक है, मैंने अपने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी भाई, ठीक है, कि भाई जो हमारी क्लासेस हैं, क्लासेस में भाई मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदी कि भाई मुझे अपने क्लासेस से बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे अपने जो फेस टू फेस क्लासेस हमारी लक्ष्मी नगर में चलती हैं, वहाँ फेस टू फेस क्लासेस में भाई जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने भाई अपने लिए गाड़ी खरीदी, ठीक है। जब मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदी, तब गाड़ी खरीदने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रीमिंग में, स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत आ रही है? अब ठीक है?
को, क्यों? नोटिफिकेशन नंबर 666, क्यों? लैग हो रहा था। एक सेकंड रुको, लेट मी चेक। ओके ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके तो ये है भाई ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए एक गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, मोटर व्हीकल खरीदी, जिसमें कि भाई मैं अपने सेंटर तक जाऊंगा और वापस अपने घर आऊंगा, तो वो मेरे बिजनेस पर्पस के लिए कार यूज़ हो रही है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डायरेक्टर्स के लिए, अपने CFOs के लिए, अपने CEOs के लिए भाई कार्स खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कार अगर आप खरीदते हो, किसी भी तरह का व्हीकल अगर आप खरीदते हो अपने भाई CFO के लिए, डायरेक्टर के लिए, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ आएगा, मतलब वो अपने पर्सनल यूज़ में नहीं लेके जाएगा, गाड़ी उसके घर पे नहीं खड़ी रहेगी, गाड़ी ऑफिस में खड़ी रहेगी और ऑफिस में ही गाड़ी का यूज़ होगा, तो भाई ऐसी गाड़ियों पे ITC नहीं मिलता। सर बट क्यों? ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये तो बहुत गलत है सर कि गाड़ी को हमने खरीदा, कैपिटल गुड है सर, हम अपने बिजनेस पर्पस में लेंगे, इंटेंडेड फॉर बिजनेस यूज़ है, पेमेंट भी हमने कर दी सर टाइम से, 180 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, GSTR 1 में भी डिस्क्लोज कर दिया सर, सब कुछ कर दिया, तो गाड़ी का सर भाई क्रेडिट क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखो भाई अब इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है, ये सवाल का कोई जवाब नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या सोचा जो गाड़ियों पे ITC का क्रेडिट नहीं दिया। इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर ढूंढोगे भी तो कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा, सब तुक्के मारेंगे कि हाँ ये रीज़न हो सकता है। तो ये जो ब्लॉक क्रेडिट गवर्नमेंट ने डिसाइड करे कि भाई इन पे मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, ITC का क्रेडिट मैं नहीं दूंगा, इनका कोई रीज़न नहीं है। तो तुम कभी भी इसका रीज़न मत मेरे से पूछना सर ये क्यों, ऐसा क्यों, फूड एंड बेवरेजेस पे गवर्नमेंट ने ITC क्यों नहीं दिया? भाई मैं अपने ऑफिस में सब जो मेरे एम्प्लॉयज़ होते हैं सबके लिए खाना मंगवाता हूँ, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस हम लोग मंगवाते हैं और उनको मैं खाना भाई देता हूँ, खाना खिलाने की जिम्मेदारी हमारी, सारे जितने भी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो खाना हमारे ऑफिस के अंदर खाते हैं, ऑफिस उसका सारा खर्चा उठाता है। अब गवर्नमेंट कहती है इस पर भी ITC नहीं मिलेगा, क्यों भाई क्यों? वो जो खाना खा रहे हैं वो एक्सपेंडिचर है और उस पर भाई GST भी पे कर रहे हैं, मैंने GST पे करा है भाई उस पर, तो उस पर भाई ITC क्यों नहीं मिल रहा? इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई रीज़न नहीं है कि क्यों कुछ इनपुट्स पे GST नहीं मिलता। लेकिन बात बस इतनी सी है कि इन वाले इनपुट्स पे GST नहीं मिलता, तो आपको एज इट इज़ ये वाली बात याद करनी पड़ेगी कि भाई इन वाले इनपुट्स पे GST नहीं मिलता, इन पे GST अवेलेबल होता ही नहीं। कौन कौन से हैं वो इनपुट्स, आओ देखते हैं। ब्लॉक क्रेडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर सिलेबस, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, नंबर भी याद रखना भाई सेक्शन का, सेक्शन 17 सबसेक्शन भी याद रखना, 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, जहां भाई इन चीजों पे हमारे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। नंबर 1, मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल। अगर मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट आप खरीदते हो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल, लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और एक और कंडीशन है कि आपने जो ये मोटर व्हीकल खरीदे हैं इनमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 13 या लेस है, 13 या लेस सीटिंग कैपेसिटी है, मतलब ये बसेस नहीं है। अगर बसेस खरीदोगे तो आपको GST का क्रेडिट मिल जाएगा। बस वो होती है जहाँ एक बस में 40 लोग बैठ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्हीकल है जो 13 लोगों से ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी रखता है तो GST मिल जाएगा। अगर आपने छोटा व्हीकल खरीदा, छोटा व्हीकल मतलब कार खरीदी, इनोवा कार खरीदी, इनोवा कार में 9 लोग बैठ सकते हैं, आपने भाई और कोई गाड़ी खरीदी, टाटा इको खरीदी, ठीक है, या आपने कोई और गाड़ी खरीदी जिसके अंदर 13 लोग तक आ सकते हैं, 13 सीटिंग कैपेसिटी हो सकती है, तो फिर भाई हम उस पर GST का क्रेडिट नहीं देंगे। GST क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल फॉर मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट। कई लोग एयरक्राफ्ट रखते हैं भाई, जैसे अंबानी के पास अपना एयरक्राफ्ट है, अंबानी जब किसी मीटिंग में जाता है तो वो एयरक्राफ्ट में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर भाई हम लोग GST का क्रेडिट नहीं देंगे। वेसल्स, एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल। प्लस
अगर इन वाले भाई ये वाले जो हमारे एसेट्स हैं इनसे रिलेटेड कोई और रिलेटेड खर्चे हैं, जैसे इंश्योरेंस का खर्चा, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, इन पे भी भाई जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जो मोटर व्हीकल आपने खरीदी उस पर भी जीएसटी का भाई क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल आपने खरीदी, मोटर व्हीकल खरीदते हुए आपने जीएसटी पे किया, ठीक है, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस खरीदा, मोटर व्हीकल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया, उस पर भी भाई आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट एंड रिलेटेड इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एटसेट्रा। इस पे भाई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दीज टू अमाउंट्स। देन नेक्स्ट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपके कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने का कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, मतलब जैसे मैं आपको भाई मैं किसी को हायर करूं और मैं उसको बोलूं मेरा ये स्टूडियो कंस्ट्रक्ट कर दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैं उसको देता हूं। और हाँ, स्टूडियो के अंदर कैमरा भी फिट कर देना, मेरा रिकॉर्डिंग का पैनल भी बना देना, जो मेरा रिकॉर्डिंग का पूरा सेटअप है वो भी बना देना, मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर, और जो कनेक्टिंग होंगी ना सारी वायर तार लगा के, ये लाइटें लगी हुई हैं, बहुत सारी हैलोजन बल्ब्स लगे हुए हैं, यहाँ सामने एक फ्लड लाइट लगी हुई है मेरे, इन सब लाइट्स का मिला के मुझे एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बना के तो मुझे एक स्टूडियो बना के दे देना। तो दैट इज नोन एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें भी भाई कोई जीएसटी नहीं मिलता एक्सेप्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में जीएसटी मिल जाता है, इसके अलावा कहीं भी कोई जीएसटी नहीं मिलता। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा ना मोटर व्हीकल वाले पॉइंट पे ना थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। आगे इसके एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट को एक बार देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सो ब्लॉक क्रेडिट फॉर व्हीकल्स, व्हीकल्स पे जो ब्लॉक क्रेडिट होगा उसमें क्या ब्लॉक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल के लिए जो भाई आप व्हीकल खरीदते हो उस पर ब्लॉकेज है। मतलब सर अगर मैं गुड्स के लिए खरीदूं, जैसे मैं ट्रक खरीदूं तो उसका आईटीसी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर गुड्स का आपने व्हीकल खरीदा है उसका आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपने पीपल्स जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है उस तरह का व्हीकल खरीदा है तो उस पर जीएसटी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो मोटर व्हीकल जिसकी मोर देन 13 सीटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर सीट, आईटीसी मिल जाए। अगर मोर देन 13 की सीटिंग कैपेसिटी है, मतलब आपका बड़ा भाई व्हीकल है, ठीक है, बस है जहां 13 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, तो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे कम है तो भाई आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? अगर आपका काम है इन वाली भाई मोटर व्हीकल्स को आगे बेचना, जैसे मेरा क्या काम है, मैं भाई गाड़ियाँ खरीदता हूँ और गाड़ियाँ आगे बेचता हूँ, ये मेरा एक साइड बिजनेस है। टीचिंग तो मैं करता ही करता हूँ, इसके अलावा मैं गाड़ियाँ खरीदता हूँ। जैसे मारुति सुजुकी से मैंने बल्क में 50 गाड़ियाँ खरीदी और वो फिर रिटेल करता हूँ, लोगों को सप्लाई करता हूँ, मेरा अपना शोरूम है, तो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना है उसे, अगर फर्दर सेल के लिए यूज़ करना है तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर अपने बिजनेस पर्पस में उसे यूज़ करना है जस्ट लाइक एंड कस्टमर, तो नहीं मिलेगा आईटीसी। ठीक है, सो फर्दर सप्लाई के लिए अगर मैं ये वाली भाई अपने व्हीकल को खरीदता हूँ तो आईटीसी मिल जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर मैंने ये वाली छोटी वाली गाड़ी खरीदी और मेरा क्या काम है, मैं ऊबर में ड्राइवर हूँ मैं ऊबर में ड्राइवर हूँ भाई, ठीक है, और मैंने अपने ऊबर में ड्राइवर का काम करने के लिए मैंने वो गाड़ी खरीदी है तो भी आईटीसी मिल जाएगा। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, मैं ड्राइविंग स्कूल भाई चलाता हूँ जहाँ पर मैं गाड़ियाँ खरीदता हूँ और लोगों को उन गाड़ियों पे भाई मैं चलाने का काम करता हूँ। ठीक है, तो भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। तो इन तीनों केसेस में आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने छोटी गाड़ी खरीदी और अपने बिजनेस के यूज़ में ले ली, मेरे डायरेक्टर्स उसमें आते जाते हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ उसमें आते जाते हैं, तो फिर आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इन 3 केसेस में आईटीसी मिल जाएगा। इस केस किसी और केस में भाई आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल। वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में क्या होता है? वेसल और एयरक्राफ्ट अगेन, अगर आप ये 3 यूज़ करोगे वेसल और एयरक्राफ्ट का, फर्दर सप्लाई करते हो, आप खरीदते बेचते हो वेसल एयरक्राफ्ट, आईटीसी मिल जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करते हो वेसल एयरक्राफ्ट से, आईटीसी मिल जाएगा। ट्रेनिंग के लिए लिया, आईटीसी मिल जाएगा। अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलता। अदर्स आईटीसी नॉट अवेलेबल। अच्छा, एक और लिम्ब यहां पर ऐड हुआ है, वो भी जरा भाई यहां पर लिख लो। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग जहां लिखा है ना, वहीं पर एक स्लैश लगाओ, अपने टेबल में लगा लो भाई। ठीक है, एक स्लैश लगाओ और यहां पर लिखो जरा इम्पार्टिंग ट्रेनिंग स्लैश डेमो। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग स्लैश डेमो, एक वर्ड लिखना है नीचे, डेमो।
सर क्या मतलब हुआ डेमो का, ये ज़रा अपने चार्ट में अमेंडमेंट कर लेना अगर तुम्हारे चार्ट में नहीं है तो डेमो का क्या मतलब हुआ, डेमो का मतलब हुआ भाई मैंने गाड़ी खरीदी, मैं एक डीलर हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी खरीदता हूँ और आगे अपने कस्टमर्स को बेचता हूँ। अब मैंने एक गाड़ी खरीदी, उस एक गाड़ी जो मैंने खरीदी उससे मैं लोगों को देता हूँ टेस्ट ड्राइव करने के लिए, वो टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो वो गाड़ी हो गई सेकेंड हैंड, ठीक है, नई तो रही नहीं। तो डेमो के लिए मैंने वो गाड़ी खरीदी है कंपनी से, कंपनी ने मुझे गाड़ी भेजी, मैंने खरीदी है प्रॉपर वो गाड़ी, मैं डीलर हूँ उसका, और मैं उससे डेमो देता हूँ लोगों को, लोग उसमें बैठ के टेस्ट ड्राइव लेते हैं, टेस्ट ड्राइव जिसको भी लेनी है लोग उसमें बैठ के टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो अगर डेमो के लिए भी कोई गाड़ी खरीदी है आपने और वो आप डेमो के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर भाई आपका जीएसटी अलाउ होता है, आईटीसी अलाउ होता है, आपका आईटीसी इज अवेलेबल इन दैट केस ऑल्सो। तो आप गाड़ी ट्रेनिंग देने के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो भी आईटीसी अलाउ हो जाएगा, और गाड़ी आपने खरीदी लोगों को डेमो देने के लिए, लोगों को टेस्ट ड्राइव देने के लिए, तो भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों पर आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा, तो ये बात आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है सर। देन इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर, इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर कराओगे अगर इन वाली गाड़ियों का, ठीक है, जहाँ पर आईटीसी नहीं मिलता तो फिर भाई उनका भाई इंश्योरेंस पे भी, सर्विसिंग पे भी, रिपेयर पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। जिन गाड़ियों के मेन अमाउंट पे आईटीसी नहीं मिला उन पे के भाई रिपेयर पे भी भाई इंश्योरेंस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। जिन गाड़ियों के मेन अमाउंट पे आईटीसी मिल गया उनके रिपेयर पे भी आईटीसी मिल जाएगा, ये है भाई। तो तू दाल दाल मैं पात पात, मतलब जिन वाली मोटर व्हीकल पे आपको आईटीसी मेन अमाउंट पे मिल गया वहीं रिपेयर पे भी आईटीसी मिल जाएगा, इंश्योरेंस पे भी आईटीसी मिल जाएगा, उनके मेंटेनेंस पे भी आईटीसी मिल जाएगा। और जिन गाड़ियों पे आपको मेन अमाउंट पे आईटीसी नहीं मिला उनके रिपेयर पे भी नहीं मिलेगा, उनके इंश्योरेंस पे भी नहीं मिलेगा, उनके सर्विसिंग पे भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है सर। वो फर्दर सप्लाई में आना चाहिए ना डेमो, फर्दर सप्लाई में नहीं आएगा भाई, हम आगे सप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, हो सकता है हम वो गाड़ी बेचें ही ना, है ना, हम वो गाड़ी हो सकता है बेचें ही ना, तो फर्दर सप्लाई में नहीं आना चाहिए। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के सिमिलर है, वैसे तो अलग भी बना सकते हो भाई, अलग बना लो, चौथा एक हेड बना लो, यहाँ एक चौथा हेड बना लो डेमो का, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के साथ ही लिख दिया ताकि इस चार्ट की थोड़ी सुंदरता बरकरार रहे, ठीक है। बाकी अलग पॉइंट भी बना सकते हो, अलग पॉइंट है, डेमो के लिए वही यूज़ आ रही है वाली गाड़ियाँ, ठीक है। हाँ वेरी गुड, प्रशांत ने बोला फर्दर सप्लाई मतलब आगे बेचना, डेमो का मतलब आगे बेच नहीं रहे, डेमो का मतलब है भाई लोगों को ट्रायल दे रहे हैं, ये डिफरेंस है। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोटर व्हीकल का डिटेल्स, मोटर व्हीकल में जो रूल है हमने वो बहुत डिटेल में समझ लिया, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट था भाई ये, इसका भी एक बार नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, जहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी भी नहीं मिलता। इसका थोड़ा सा और डिटेल में भाई हम अपना डिस्कशन देख लेते हैं, क्योंकि देखो यही क्लॉज है इस वाले चैप्टर में ना, यही वाले क्लॉज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई यही वाले क्लॉज आपके लिए रेलिवेंट हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्लॉज आप बहुत अच्छे से करके जाओगे तो ही भाई आपको एग्जाम में प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ब्लॉक क्रेडिट ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और उसके लिए आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको भाई आईटीसी नहीं मिलेगा। सो अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भाई आप कंस्ट्रक्शन करते हुए आपने अपनी खुद की इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया भाई, मैंने ये पूरा का पूरा स्टूडियो नया कंस्ट्रक्ट करवाया, मैंने किसी को बोला भाई सुन ये स्टूडियो बना मेरे लिए। अब स्टूडियो बनाने की खासियत क्या है, खासियत ये है यहाँ वॉल पे ना परफोरेशन किया जाता है, इतना मोटा फोम लगाया जाता है ताकि आवाज़ एको ना हो, आवाज़ दीवारों से टकराए तो वापस ना आए, ठीक है। लाइटिंग लगाई जाती है प्रॉपर, जो कैमरे का तार है उसको यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग वो चल रहा है भाई मैकेनिज्म, यहाँ पर लगाया जाता है, जो डिजिटल बोर्ड है उसे इंस्टॉल किया जाता है, कैमरे की सेटिंग इस तरह करी जाती है कि सिर्फ डिजिटल बोर्ड दिखाई दे और कुछ दिखाई ना दे, और मैं ऑब्वियसली मैं भी दिखाई दूँ, ठीक है। लाइटें लगाई जाती हैं इसमें, तो पूरा एक प्रॉपर सेटअप बनता है, ठीक है। अब सुनना ज़रा बात ध्यान से, तो भाई मैंने अपने लिए बनाया ये, ठीक है, मैंने अपने लिए स्टूडियो बनवाया और ऑब्वियसली मैंने उसे कैपिटलाइज किया क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? नहीं, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। जितना भी मैंने स्टूडियो में मटेरियल लगवाया ना उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा, जैसे लैपटॉप का मिलेगा, ये सिस्टम का मिलेगा, डिजिटल बोर्ड का मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन कराई, ये जो पूरे का पूरे 4 दीवारी बनाई, ये जो फोम लगाए, इतने मोटे मोटे फोम लगाए ताकि परफोरेशन रहे, ताकि भाई आवाज़ एको ना हो, और ये जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इन्हें भाई साउंड प्रूफिंग कराया कि साउंड प्रूफिंग रहे, साउंड ना बाहर जाए ना साउंड अंदर रहे, ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन कराया इसका भाई आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा,
ठीक है। तो मैंने कैपिटलाइज जितने भी खर्चा कराया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का भाई आईटीसी मिलेगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई खर्चा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया, मतलब वो रेवेन्यू नेचर का है। आपको पता है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का फर्क बड़े अच्छे से पता है आपको भाई, ठीक है। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने भाई जब ये स्टूडियो बन के तैयार हो गया तो उसके कुछ समय बाद मुझे स्टूडियो वाले ने बोला था, सर 3 महीने बाद ये जो फोम लगी है ना इसे धुलवा लेना, किसी को बुला के साफ सफाई करा लेना ताकि इसमें जो डस्ट है वो निकल जाए। तो मैंने 3 महीने बाद इसकी साफ सफाई करी, जो डस्ट है उसे निकलवाया। ये क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आईटीसी मिल जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आईटीसी मिल जाता है, ठीक है। तो पीएनएल में खर्चा दिखाने पे आईटीसी मिल जाएगा, बिल्कुल प्रशांत। पीएनएल में खर्चा दिखाने का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब ये मत कहना सर सुनो सर एक षड्यंत्र दिमाग में नजर आ रहा है, एक प्लानिंग दिमाग में चल रही है, मास्टर गोगो जैसा प्लान दिमाग में चल रहा है। सर सुनो क्या प्लान है हमारा, सुन लो प्लान क्या है। प्लान ये है, हम बनवाएंगे तो स्टूडियो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाएंगे, पूरा वॉल बनवाएंगे, उस पर परफोरेशन करवाएंगे, उस पर भाई साउंड प्रूफिंग करवाएंगे, पूरा बनाएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन सर बुक्स में दिखाते हुए पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे, रेवेन्यू क्लेम कर लेंगे। ये तो रेवेन्यू खर्चा है, हमने बनवाया थोड़ी कुछ, ये तो रेवेन्यू खर्चा है, और सर आईटीसी क्लेम कर लेंगे। मज़ा आ गया सर, ये तो बड़ा अच्छा सर, हमें लग रहा है ये तो बड़ा अच्छा हमारा दिमाग चल गया सर। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए हम करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसे दिखाएंगे कहाँ? पीएनएल में दिखाएंगे, ताकि आईटीसी क्लेम हो जाए। बताओ क्या ये पॉसिबल है? हाँ देखो कृष्णा दुबे, मेरे कहने से पहले कृष्णा दुबे ने ये बात कह दी है, सर एसेट को ही हम पीएनएल में डाल देंगे। नालायक। प्रसाद कह रहा है पैसा ही पैसा सर, पैसा। प्रशांत कह रहे हैं सर फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अरे डेप्रिसिएशन छोड़ो, जो तुम्हारे ऑडिटर्स हैं जो ऑडिट करने आएंगे वो ये अलाउ ही नहीं करेंगे ट्रीटमेंट करना तुम्हें। दुनिया पागल थोड़ी बैठी है कि वो तुम्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में डालने की परमिशन दे देगी। क्या ऑडिटर्स तुम्हारे को भाई तुम्हारी बुक्स ऑडिट नहीं करेंगे? जो ऑडिटर आएंगे वो तुम्हें परमिशन ही नहीं देंगे ऐसी कुछ हरकत करने की। और अगर तुमने ऐसी कोई हरकत करी तो वो अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन लिख देंगे, नेगेटिव कमेंट लिख देंगे कि भाई ये जो बिजनेसमैन है ये चीटिंग कर रहा है, इसने कैपिटल खर्चे को पीएनएल अकाउंट में डाल दिया है। तो हो ही नहीं सकता ऐसा गड़बड़ी तुम कर ही नहीं सकते। तुम चाहो भी तो भी गड़बड़ी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी, ऑडिटर्स पीछे पड़ जाएंगे, और दुनिया जहान के लोग पीछे पड़ जाएंगे। तुम ऐसी गड़बड़ियाँ कर ही नहीं सकते। कल को तुम ये भी तो कह सकते हो, सर हम ऐसा करते हैं, इनकम कमाते हैं खूब सारी, अपने बुक्स में दिखाएंगे नहीं, इनवॉइस रेज नहीं करेंगे, सारा इनकम कैश में ले लेंगे, इनवॉइस भी रेज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को दिखाएंगे नहीं कि हमारी इनकम। तो देखो चोरी करने के तो 10 तरीके होते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी। तो भाई ये नहीं हो सकता कि तुम इस तरह की हरकत करो कि सर हम बना तो रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन उसे डालने पीएनएल अकाउंट में। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा मत करना भी मत, ठीक है। सो जो जेन्युइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, जो पुताई वुताई के खर्चे हैं, साफ सफाई के खर्चे हैं, वो उनका आईटीसी आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उनका आईटीसी आपको मिल जाएगा। अच्छा अब भाई सुनना, मैं क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, भाई मैंने अपना स्टूडियो तो बना लिया, बहुत बढ़िया स्टूडियो बना लिया मैंने अपना, ठीक है। अब भाई मेरे स्टूडियो के अंदर कुछ फैकल्टीज़ विजिट करने आए, और फैकल्टीज़ ने जब मेरा स्टूडियो देखा तो उन्होंने कहा वाह निखिल सर आपका स्टूडियो तो बहुत अच्छा है। तो फैकल्टीज़ ने मेरे से पूछा, निखिल सर बताइए ज़रा ये जो स्टूडियो बना है, ये जो वॉल्स लगी हैं सर, निखिल सर ये किसने बनाई? तो मैंने बताया झूठ बोल दिया, मैंने कहा अरे आपके निखिल सर ने बनाई है। हाँ ये जो वॉल्स है ना, ये जो देखो परफोरेशन, देखो ज़रा कितनी अच्छी वॉल एकदम परफोरेटेड है। ये देखो ये जो हमारा पूरा डिजिटल बोर्ड है कितना बढ़िया लगा हुआ है। अरे ये देखो लैपटॉप में कितना अच्छा है। ये देखो ये सिस्टम रिकॉर्डिंग का कितना अच्छा है। अरे ये देखो सामने कैमरा है, देखो मैं कितने पास आ गया तुम्हारे कैमरा के, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा है। ये सारा का सारा जो है ना मैंने बनाया है, मैंने उनको झूठ बोल दिया, जबकि मैंने तो किसी और से बनवाया था। जी हाँ मैंने बनवाया था किसी और से, मैंने झूठ बोल दिया कि ये सब तो मैंने बनाया है। जी ये सब किसने बनाया है? मैंने बनाया है, ऐसा मैंने बोल दिया, जबकि मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। तो सारी फैकल्टीज़ ने पता है क्या कहा? सारी फैकल्टीज़ ने कहा ठीक है निखिल सर फिर आप ही हमारा बनवा दो। शो ऑफ भी झूठा शो ऑफ वो भी झूठा। तो हाँ भैया, तो क्या हुआ निखिल सर CSCSCM में द राज मिस्त्री कृष्णा दुबे कह रहा है नालायक, राज मिस्त्री लग रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा, मैंने बना दिया, ठीक है। तो उन फैकल्टीज़ ने कहा ठीक है सर, अगर आपने बनाया तो आप हमारा भी बना दो, आप हमारे यहाँ भी आ जाओ, हमारा भी बना दो। अब मैं फंस गया, भाई मैं कैसे बनाऊँ। तो मैंने बड़ा एक बनिया बुद्धि लगाई, ठीक है, मैं बनिया हूँ, मैं बनिया बुद्धि लगाऊंगा, है ना। मैंने बनिया बुद्धि लगाई, सुनो मैंने बनिया बुद्धि क्या लगाई। पूरा जो स्टूडियो बना है, इसको बनाने का पूरा खर्चा आया है 5 लाख रुपए, जो मैंने किसको दिया, उस पर्सन को दिया जिसने बनाया, राम मोहन घनश्याम, ठीक है। मैंने राम मोहन घनश्याम से कहा, आ सुन राम मोहन घनश्याम इधर आ, ये जो पूरा स्टूडियो तूने बनाया है इसका मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिया है। हाँ जी हाँ दिया। ऐसे 3 स्टूडियो और बनाने हैं, तुझे मिल जाएंगे 15 लाख रुपए। राम मोहन घनश्याम खुश हो गया, इंक्लूडिंग मटेरियल, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग मटेरियल सब उसने लगाया अपना। वो खुश हो गया, चलो सर चलते हैं, 15 लाख रुपए मेरे को दे देना, मैं 3 स्टूडियो और बना दूंगा। अब मैंने कॉल किया उन सारी फैकल्टीज़ को, तीनों फैकल्टीज़ को, हाँ जी सुनना, मैं ना तुम तीनों का बनवा दूंगा स्टूडियो, लेकिन एक एक स्टूडियो बनाने में लगेगा खर्चा कितना, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपीज़ भाई लगेगा खर्चा। तीनों फैकल्टीज़ ने कहा ठीक है सर, देख लो सर कुछ कम हो जाए तो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपना कुछ रख ही नहीं रहा, इसमें मेरा तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं है भाई। ये जो 7 लाख रुपए इसका तो मटेरियल आ जाएगा जिसका मैं तुम्हें स्टूडियो बनाऊंगा। 7 लाख रुपए में से मैं एक भी रुपए खुद नहीं कमा रहा, एक भी रुपए की मेरी कमाई नहीं है भाई, तो मैं इसमें कम नहीं कर सकता। उन फैकल्टीज ने मेरे पे विश्वास कर लिया। चेहरे से तो मैं शरीफ दिखता ही हूँ भाई, तुम्हें पता है मैं शरीफ दिखता हूँ। और मैं निकला चालाक, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। 2 लाख रुपए गए मेरी जेब में, और मैंने ये जो स्टूडियो बनाने का काम था ये आउटसोर्स किसको कर दिया, एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया। तो वो जो पर्सन है वो मुझे बिलिंग करेगा 15 लाख रुपए की, और मैं ये बिलिंग करूंगा आगे किसी और को 21 लाख रुपए की, 21 लाख रुपीस की, 7 लाख रुपए के हिसाब से। बीच में 6 लाख रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन बच गया। नेट भाई 6 लाख रुपए मेरी जेब में प्रॉफिट की तरह आ गए। बताओ, है ना कमाल का बिजनेस मॉडल। हाँ जी हाँ सर, टोटल बिजनेस मॉडल ज़बरदस्त है। तो 6 लाख रुपए मेरी जेब में आ गए। अब सुनना सवाल क्या उठता है। अब सवाल ये उठता है कि उस पर्सन ने जो स्टूडियो बना के मुझे दिया, जो मेरे पे बिलिंग करी, क्या उस पर्सन का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, जो कैपिटल भाई खर्चा हुआ है, क्या वो मैं अपनी बुक्स में आईटीसी उसका क्लेम कर सकता हूं? अब की बार क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? अब की बार दोबारा स्टूडियो बन रहा है, दोबारा उस पर जीएसटी पे करा जा रहा है, और उन्हीं सब सामान पे जीएसटी पे करा जा रहा है, जैसे दीवारें हो गई, ये फोम की शीट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, इन पे जीएसटी पे करा जा रहा है। अब की बार क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? आंसर है यस यस यस। अब की बार मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। क्यों आईटीसी क्लेम कैसे कर सकता हूं भाई? आईटीसी क्लेम ऐसे कर सकता हूं कि भाई अब की बार मैं ये जो कंस्ट्रक्शन करा रहा हूं खुद के लिए नहीं, फर्दर सप्लाई के लिए कर रहा हूं। जब भी कंस्ट्रक्शन फर्दर सप्लाई के लिए कर रहा हूं मैं कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं फर्दर सप्लाई के लिए, उसमें आईटीसी एलिजिबल होता है भाई, उसमें आईटीसी का क्रेडिट आपको मिल जाता है। व्हेन इट इज फॉर फर्दर सप्लाई। अगर मैं अपने यूज के लिए इसको बना रहा होता तो आईटीसी नहीं मिलता, अपने यूज के लिए आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं फर्दर सप्लाई के लिए भाई ये पूरी कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं तो इसमें मुझे आईटीसी मिल जाएगा। दैट इज द रूल एंड दैट इज द लॉ। ठीक है, तो अगर मैंने फर्दर सप्लाई के लिए कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज करी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी तो देखो हमेशा ही मिलता है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग मैंने फर्दर सप्लाई के लिए अगर कंस्ट्रक्शन करी है तो इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर्स। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ नई स्टूडियो बनाने नहीं होता, एग्जिस्टिंग स्टूडियो को अगर मुझे ठीक ठाक कराना है, रिपेयर कराना है, इसे तोड़ के दोबारा दीवारें दोबारा बनानी है, पूरे को रिकंस्ट्रक्ट करना है दोबारा, तो इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर्स, ये सारी चीज़ें भी भाई इसमें इंक्लूड होती हैं। सो कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स एज वेल। फर्दर सप्लाई के लिए करूंगा आईटीसी अलाउ हो जाएगा, अपने यूज़ के लिए करूंगा आईटीसी अलाउ नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन में अपने यूज़ के लिए आईटीसी अलाउ हो जाएगा, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा जा रहा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के केस में जहां पर भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए मेरा प्लांट क्या है? मेरे लिए प्लांट है डिजिटल बोर्ड। ये जो डिजिटल बोर्ड मैंने खरीदा है ये मेरे लिए प्लांट है, इमूवेबल है, ये दीवार में फिक्स हुआ हुआ है, इसे मैं हिला नहीं सकता। पता है इसका वजन क्या है? इसका वजन है 80 किलो, 80 किलोज का है ये, नहीं इस 80 किलोज नहीं, 120 किलोज का है, 120 किलोज का ये है। जब ये आया था तो ये 120 केजीज का ये पूरा का पूरा भाई बोर्ड है। तो इसे ये दीवार में फिक्स है, दीवार में फिक्स है, हिल नहीं सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अगर ये प्लांट एंड मशीनरी की नेचर का है तो क्या होगा भाई? apparatus, equipment, machinery fixed to earth including foundation,
स्ट्रक्चर सपोर्ट, यस आईटीसी मिल जाएगा। तो इन सब प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आईटीसी नहीं मिलता, जैसे लैंड, बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर का आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है। टेलीकॉम टावर्स का आईटीसी नहीं मिलता। पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, इसका आईटीसी नहीं मिलता। पाइपलाइंस अगर फैक्ट्री के अंदर होती हैं तो आईटीसी मिल जाता है, पाइपलाइंस अगर फैक्ट्री के बाहर होती हैं तो उनका आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी नहीं मिलता, बाकी मोस्टली प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिल जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है। वाह, इतने गरीब हैं सर कि 120 किलो का डिजिटल बोर्ड नालायक, हाथी, बिल्कुल हाथी है ये। रिपेयर तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होगा तो उसका तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अरे रिपेयर जो होता है, मतलब देखो यहाँ वो वाला रिपेयर की बात हो रही है, यहाँ वो वाले रिपेयर की बात हो रही है जो कैपिटलाइज होने वाला रिपेयर होता है। तो रिपेयर कई बार कैपिटलाइज होने वाला होता है, उसमें इतना हैवी रिपेयर होता है कि वो कैपिटलाइजेशन होगा उस रिपेयर का, समझे। तो हाँ, अगर वो प्रॉफिट लॉस वाला है तो आईटीसी मिल ही जाएगा। अगर रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला है तो आईटीसी ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा भाई, वो तो है ही, उसका आईटीसी मिल जाएगा। तुम सही कह रहे हो, रिपेयर तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होता है तो उसका आईटीसी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं, मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा उसका, क्योंकि वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होता है रिपेयर, ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी के केस में आपको ध्यान रखना है, इन वाली प्लांट एंड मशीनरी में आईटीसी नहीं मिलेगा, इन वाली प्लांट एंड मशीनरी में आईटीसी मिल जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है सर। बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो चैट बॉक्स में लिख दो यस अरे पता नहीं क्या हो गया एकदम से वीकनेस। कल क्लास कंटिन्यू करें गाइस, आज क्लास में थोड़ा सा आई थिंक थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, क्लास कल कंटिन्यू करें तो चलेगा। आज क्लास को यहीं पर पॉज कर देते हैं, आज क्लास को ना यहीं पर ऑफ कर देते हैं। अरे ऐसा क्या करते हो तुम, एकदम से एनर्जी वापस आ जाती है, ऐसा क्या करते हो तुम? यस, थम्स अप, वेरी गुड। जैसे तुम थम्स अप करते हो ना वैसे ही एकदम एनर्जी वापस आ जाती है, वेरी गुड, थम्स अप, यस एब्सोल्युटली। हाँ, वापस आ गई एनर्जी सारी की सारी और हम तैयार हैं आज इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। आज चाहे रात को 9 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे डिनर हमें यहीं करना पड़े और चाहे कल सुबह का नाश्ता हमको यहीं करना पड़े, आज ये चैप्टर हम खत्म करके जाएंगे, विच इज आईटीसी। आईटीसी चैप्टर आज हम खत्म करके जाएंगे। मिदत कह रही है सर आप डाउन टू अर्थ अर्थ पे गिरने को डाउन टू अर्थ नहीं कहते नालायक। सर सो जाते हो क्या? वैभव कह रहा है सर डिनर करवाएंगे। मैं डिनर नहीं करवाऊंगा, हम सब अपने अपने घर में डिनर करेंगे, लेकिन हम आज आईटीसी खत्म करके जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, ब्लॉक क्रेडिट का हो गया ये वाला भी पोर्शन डन, ठीक है। अब अगर है टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर अगर टैक्स पे होता है तो भाई कॉम्पोजिशन लेवी में हम लोग जीएसटी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ये तो हमने पढ़ाई था। कॉम्पोजिशन लेवी मतलब उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बेनिफिट है, जहाँ पर उन छोटे छोटे व्यापारियों को हम दे रहे हैं बेनिफिट कि वो पूरे अमाउंट पे आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे, सिर्फ 1% के रेट पे या 2% के रेट पे जीएसटी पे करेंगे और उनको भाई इंडिविजुअल इनपुट पे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो उनको भी आईटीसी का क्लेम नहीं होता, ठीक है। टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, आईटीसी इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है सर। अब सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, तो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जिनको अगर आप सप्लाई करोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस मतलब मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए शाम को समोसे मंगाए, चाय मंगाता हूँ मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। कभी कभी लंच भी एम्प्लॉयज़ का ऑफिस के अंदर ही होता है। तो फूड एंड बेवरेजेस जो एम्प्लॉयज़ को सप्लाई होते हैं उन पे भाई आईटीसी नहीं मिलता। आउटडोर केटरिंग, तो मैंने भाई अपना इवेंट किया, बहुत बड़ा इवेंट किया, जहाँ पर मैंने सारे जो रैंक होल्डर बच्चे थे इंटरमीडिएट और फाइनल के सबको दिल्ली बुलाया, ठीक है। और उसमें हम सब ने डिनर किया, लैविश डिनर था, आउटडोर केटरिंग मैंने हायर करी थी, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। उसका आईटीसी मतलब खाने का आईटीसी नहीं मिलेगा किसी भी बिजनेस को, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए क्यों नहीं है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, सर ये बिजनेस पर्पस के लिए कैसे हो सकता है? ये तो भाई अपने पर्सनल यूज़ के लिए कराते हैं लोग, प्लास्टिक ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट। नहीं भाई नहीं, ये भी बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे मॉडल्स, मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, उनके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराना, प्लास्टिक सर्जरी कराना उनके बिजनेस का पार्ट है। इवन अगर उनके बिजनेस का पार्ट है, आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। हमको भी दे दिया करो सर, हाँ अपने रैंक ले आओ, तुमको भी पार्टी दे दूंगा पक्का। सिर्फ रैंक होल्डर, हाँ सिर्फ रैंक होल्डर मनीष, या जिसके डीटी आईडीटी में 80 क्रॉस हुए। चलो ये हेल्थ सर्विसेज, जो जितनी भी हेल्थ सर्विसेज होती हैं
आपको कोई भी हेल्थ सर्विसेज, भाई जैसे ऑफिसेज में ना कई बार एम्प्लॉयज़ का पूरा हेल्थ चेकअप होता है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो वो भी भाई आईटीसी का उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आपने उस पर जीएसटी पे किया है तो। यूजुअली वैसे हेल्थ सर्विसेज ना जीएसटी के परव्यू से बाहर होती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो बाहर नहीं भी हैं तो आईटीसी का क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ व्हीकल्स स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज ए और ए। तो भाई अगर आपने कोई भी व्हीकल्स लीज करे हैं, रेंट करे हैं, हायर करे हैं, जो व्हीकल्स मोटर व्हीकल्स ए और ए में गिवन थे, यहाँ गिवन थे ना जो मोटर व्हीकल्स, वेसल, एयरक्राफ्ट, अगर आप इन्हें किराए पे लेते हो, खरीदते नहीं हो, तो जो चीज़ आप खरीदते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलता, तो अगर उसे किराए पे भी लोगे तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी का क्रेडिट उस पर नहीं मिलेगा। जो आपने मोटर व्हीकल या भाई व्हीकल्स आपने जो किराए पे लिए हैं, लीज पे लिए हैं, तो उस पर आईटीसी नहीं अवेलेबल करा सकते, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हो, जैसे कई बार ना अपने एम्प्लॉयज़ का लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लेती है, तो उस पर भी भाई आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर कंपनी पे करेगी जीएसटी तो भी नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, तो कई बार भाई एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है जाओ सुबह सुबह जिम करके आओ, जिम उनके लिए जिम की मेंबरशिप फ्री कर दी जाती है, किसी क्लब की मेंबरशिप फ्री कर दी जाती है, इसमें भी भाई आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल बेनिफिट दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है जाओ जो भी सबसे ज़्यादा सेल्स करके दिखाएगा इस साल में, उसको एक यूरोप का ट्रिप हम फ्री देंगे, उसको स्पेन भेजेंगे यूरोप, ठीक है। तो वो जो पूरा खर्चा है ट्रैवलिंग का कौन बियर करता है, कंपनी बियर करती है। अगेन आईटीसी उसका अवेलेबल नहीं करा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का आईटीसी अवेलेबल नहीं करा जाएगा जो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हो, बिजनेस पर्पस के लिए करते हो, लेकिन आईटीसी इसका अवेलेबल नहीं करा जाएगा। अब मेरे से ये मत पूछना सर क्यों, इसका कोई जवाब मेरे पास भी नहीं है सर, क्यों आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। लेकिन हाँ एक बात समझ लेना, अगर ये सब तुमने हायर किया है फर्दर सप्लाई के लिए, अगर तुमने ये खरीदा है, ये चीज़ें अवेलेबल कराई हैं फर्दर सप्लाई के लिए, तो आईटीसी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल भाई वो जो फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने मेरे से कहा निखिल सर आप भाई केटरिंग बहुत बढ़िया करवाते हो, हमारा भी फंक्शन होने वाला है, हमारे लिए भी केटरिंग करवा दो। तो मैंने किसी से केटरिंग ली और आगे फर्दर सप्लाई कर दी, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो फिर मैंने फर्दर सप्लाई अपने कंजम्पशन के लिए नहीं कराई ना, मैं तो फर्दर सप्लाई कराई ना, ठीक है। सो जब भी आपने आईटीसी लिया फॉर फर्दर सप्लाई तब उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो अगर आपने इनमें से कोई भी इनपुट गुड्स लिए हैं जो आप फर्दर सप्लाई करना चाहते हो तो उस पर भाई आपको आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर किसी लॉ के अंडर ऑब्लिगेशन है जिसकी वजह से आप ये सब चीजें कर रहे हो तो भी आईटीसी मिल जाएगा। जैसे अगर कोई लॉ ये कहता है, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट मान लो ये कहता है कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 10,000 रुपए से कम है उनको आपको खाना देना मैंडेटरी है। अगर लॉ ने कह दिया कि खाना देना मैंडेटरी है तो आईटीसी भाई मिल जाएगा। अगर लॉ ने कह दिया, जैसे फैक्ट्री एक्ट में अगर लॉ ने कह दिया कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ इंश्योरेंस पक्का कराओ तो आईटीसी मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट जिस चीज़ को एनफोर्स कर देगी इनमें से कोई भी चीज़, उसका आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कह रही है इसलिए कर रहे हो, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो दो कंडीशन में आईटीसी मिल जाएगा, या तो आपने ये सर्विसेज फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ करी, और या फिर ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था इन सर्विसेज को देना आपके एम्प्लॉयज़ को आपके बिजनेस में यूज़ करने के लिए, इसलिए आपने करी। इन दोनों केस में आईटीसी मिल जाएगा और किसी केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। बस स्पेन की बातें, सर इज ईगर टू गो, प्रसाद कह रहा है कृष्णा दुबे कह रहा है स्पेन के नाम से चेहरे पर रौनक आ जाती है। वाह 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 नालायक, तुम्हारे चेहरे पे किस नाम से रौनक आती है? दूसरा ग्रुप तो एकदम शांत बैठा है। प्रियंका विश्वकर्मा, प्रियंक पटेल, चलो ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सारे गुड्स एंड ये सारे सर्विसेज अगर आप आईटीसी का बेनिफिट भाई लेना चाहते हो तो इसे फर्दर सप्लाई करो, ठीक है, इसे आगे सप्लाई करो। अगर आपने आगे सप्लाई किया तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने इसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए भाई यूज़ करा तो आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मार्क कर लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसकी एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी की सारी आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। गवर्नमेंट की मान इसलिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। कृष्णा भाई पब्लिक पे नहीं बताना, पब्लिक पे नहीं बताना मतलब सीएम में, अरे नहीं समझ में क्या हो रहा है। ये सब बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। कौन सी बातें नहीं बताई जाती, क्या नज़र लग जाती है? कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? एक दूसरे से बड़बड़ा रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है।
नालायक। चलो भाई, अब आ जाते हैं अपने रेस्ट ऑफ द सेक्शन पे जहां पर आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता है। जी हाँ, हमने ऑलरेडी देख लिया। कॉम्पोजिशन लेवी जहां पर लगेगा वहां आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन लेवी के केस में आईटीसी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है, जिसके बारे में चर्चा हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, इनको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता। गुड्स एंड सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज ली, वो तो भाई हमने ऑब्वियस सी बात है, जहां पर भी जो गुड्स हैं वो इंटेंडेड फॉर बिजनेस यूज नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर तो आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो पर्सनल कंजम्पशन पे आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, लॉस्ट, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड एज गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, तो भाई बिजनेस में कुछ स्टॉक चोरी हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का कोई गुड्स लॉस्ट हो गया, फायर लग गई जिससे डिस्ट्रॉय हो गया, या आपने गिफ्ट की तरह बांट दिए, फ्री सैंपल दे दिए, इसमें भी आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों में आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स पेड अंडर फ्रॉड, फाइनली फ्रॉड के अंडर अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो, आपको टैक्स पे कर रहे हो जो फ्रॉड की वजह से वो भाई आप टैक्स पे कर रहे हो, और कोई ना कोई किसी तरह का भाई मिस्टेक हुआ है, किसी तरह का आपने कोई ऐसा फ्रॉड किया है जिसकी वजह से आपने टैक्स पे कर रहे हो, तो फ्रॉड के केस में भी भाई आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, जहां पर फ्रॉड में जीएसटी पे हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में। अच्छा, ये भाई एक एग्जाम्पल था। फैक्ट्रीज एक्ट में ना कई चीज़ें मैंडेटरी लिखी होती हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस आईआरडीए में कुछ चीज़ें मैंडेटरी लिखी होती हैं कई बार कि भाई हाँ, इन वाले एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस करना ही करना है, वहाँ पर भाई आईटीसी मिल जाएगा आपको। ये वो एग्जाम्पल दिए मैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो भाई ये था हमारा ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5). सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ये है भाई ब्लॉक क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले टॉपिक में से जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना इस वाले चैप्टर में, वो यही वाला सेक्शन है, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये मैं तो ऐसे ही आगे आगे भगा रहा हूँ, लेकिन आपको लेक्चर खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा पढ़ना है, इसके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, हाईलाइट करने हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इस वाले चैप्टर में से। इनफैक्ट पूरे जीएसटी में से थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये सारा का सारा रीड करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्लास खत्म और आपका टॉपिक खत्म, ऐसा नहीं है। क्लास खत्म और आपका टॉपिक शुरू, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, शुरू से आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, क्लास खत्म होने के बाद आपको शुरू से रीडिंग करनी है पूरे के पूरे टॉपिक। ठीक है, चलो, अब तुम कुछ कह रहे हो क्या? मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे तुम कह रहे हो मुझे। अरे कुछ कह रहे हो क्या तुम मुझे? हैं, एम्प्लॉयज हु वर्क एट रिस्की कंडीशंस, उनके लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी है। वेरी गुड प्रसाद, वेरी गुड। एंड कंज्यूमर हो जाता है, इसीलिए नो आईटीसी। वेरी गुड प्रसाद, वेरी गुड। सर आपने पूछा कि किससे मुस्कुराहट आती है? नालायक, उल्ट सुल्ट बातें हैं। हाँ भाई, क्या कहना चाह रहे हो तुम? कहना चाह रहे हो सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए पूरा क्वेश्चन। नहीं मैं नहीं कराऊंगा, नहीं मैं नहीं कराऊंगा। इलस्ट्रेशन मन दिख रहा है सर। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ। नहीं, आज नहीं, आज तुम्हारी बात नहीं मानूंगा मैं। हर बार तुम्हारी बात मानता हूं, हर क्लास में तुम्हारी बात मानता हूं, ठीक है, मैं हर लेक्चर में तुम्हारी बात मानता हूं कि सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए। आज नहीं तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि आज मैं एक नहीं 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। दोनों पास्ट एग्जामिनेशन के बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। और देखना इंस्टीट्यूट कैसे 6 मार्क्स फ्री में बांटता है एग्जाम में। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कराऊंगा, लेकिन 2, एक नहीं 2। ठीक है, चलो ठीक है सर, आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, श्याम लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स। अच्छा, कार्स का रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है श्याम। श्याम लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर जीएसटी पेड ऑन परचेज और इनपुट सर्विसेज अवेल्ड बाय ड्यूरिंग द मंथ। तो एक मंथ का आपकी परचेजेस की डिटेल दी हुई है श्याम ने। आपको क्या बताना है? आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच इज अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या अवेलेबल होगा श्याम के केस में। आपको ये बताना है फॉर द मंथ ऑफ मे बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। आपको अपने एक्सप्लेनेशन भी बतानी है हर एक में, भाई जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्यों अवेलेबल हो रहा है, आपको वो चीज़ बतानी है। अगर अवेलेबल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा आपको बतानी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक। रूटीन मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय श्याम लिमिटेड। मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ठीक है, और श्याम जो कार बनाता है उनकी मेंटेनेंस करने के लिए कुछ खर्चा श्याम ने किया है। इस पे जो जीएसटी पे किया है वो किया है 40,500 रुपये। सर मोटर व्हीकल, हाँ सर, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट,
ब्लॉक क्रेडिट में मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो रिपेयर है, मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो मेंटेनेंस है। हाँ बिल्कुल सही बात है यार। अरे सुनो, मोटर व्हीकल है और पता है अज्यूम क्या करना, मैं तुम्हें बताता हूं अज्यूम क्या करना। ये जो मोटर व्हीकल है ये 13 सीटर से कम है। अज्यूम करना है छोटी गाड़ी है। क्या अज्यूम करोगे? छोटी गाड़ी है। ओहो, छोटी गाड़ी पे तो सर आईटीसी नहीं मिलता। हाँ आईटीसी नहीं मिलता, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिपेयर होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेंटेनेंस होती है, उस पे भी आईटीसी नहीं मिलता। मैं अज्यूम कर रहा हूं छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी पे तो परचेज पे भी नो आईटीसी, और उसके जो भाई मेंटेनेंस है उस पे भी नो आईटीसी। तो मेरा जवाब तो है भाई नो आईटीसी, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। मेरा जवाब तो है आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। रियान कह रहा है आईटीसी अवेलेबल। अरे नालायक। अंकिता कह रही है अवेलेबल, कृष्णा कह रहा है अवेलेबल, सोनम कह रही है अवेलेबल, पूजा कह रही है अवेलेबल, हर्ष कह रहा है अवेलेबल, पुनीत कौशल कह रहा है रिपेयर्स पे मिलेगा। नहीं पुनीत कौशल, अगर परचेज पे नहीं मिलेगा तो रिपेयर्स पे भी नहीं मिलेगा। अगर गाड़ी के परचेज पे नहीं मिलेगा तो रिपेयर्स पे भी नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलता है रिपेयर्स पे? कंस्ट्रक्शन वाले के रिपेयर्स पे मिलता है। आईटीसी मिलेगा, मिधत कह रही है आईटीसी मिलेगा। हाँ मनीष, वेरी गुड, मनीष का आंसर सही। मनीष कह रहा है आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। मनीष कह रहा है आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। रियान कह रहा है सर इतनी मेहनत करते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ही इज यूजिंग फॉर फर्दर सप्लाई। वेरी गुड भाई, सही आंसर, वेरी गुड भाई। आईटीसी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गाड़ियां अपने यूज के लिए नहीं है, फर्दर सप्लाई के लिए हैं। जब भी गाड़ियां फर्दर सप्लाई के लिए होती हैं तो गाड़ियों पे भी आईटीसी मिलता है, और उन पे रिपेयर मेंटेनेंस पे भी आईटीसी मिलता है। प्रसाद वेरी गुड आंसर, पी पूजा वेरी गुड आंसर, अंकिता वेरी गुड आंसर, सबका जवाब बिल्कुल सही। बस एक मनीष नालायक है जिसका जवाब गलत। ठीक है, तो आईटीसी मिलेगा क्या? जी सर, आईटीसी विल बी अवेलेबल। आओ नीचे लिख देते हैं आईटीसी विल बी अवेलेबल 40,500 रुपीज। आईटीसी इज एलिजिबल सिंस सच सर्विसेज आर यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को फर्दर करने के लिए ये वाला भाई गाड़ी यूज हुई है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट। कैपिटल गुड्स, आउट ऑफ 5 items इनवॉइस ऑफ 1 item was missing and GST paid on that item was 2500। अच्छा जी, कैपिटल गुड्स खरीदे हैं इन गाड़ियों को बनाने के लिए, ठीक है, और 5 कैपिटल गुड खरीदे हैं जिसमें से एक कैपिटल गुड का हमारे पास इनवॉइस नहीं है। एक कैपिटल गुड का हमारे पास इनवॉइस नहीं है। एक कैपिटल गुड का इनवॉइस नहीं है, तो भाई इनवॉइस होना तो मैंडेटरी है। अगर इनवॉइस नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो 2500 रुपए पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, जीएसटी, बाकी सब पे आईटीसी मिल जाएगा। सो 45,000 माइनस 2500, 45,000 माइनस 2500, तो जो आईटीसी मिलेगा वो कितने अमाउंट पे मिलेगा? 42500। और नोट्स साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है आपको नोट्स भी लिखने हैं। आईटीसी कैन नॉट बी टेकन ऑन मिसिंग इनवॉइस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन शुड हैव द इनवॉइस टू क्लेम द आईटीसी। आईटीसी क्लेम करने के लिए इनवॉइस होना जरूरी है। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट। इनपुट्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 लॉट्स, जो भाई हमने इनपुट लिया है वो 4 लॉट में हमारे पास आएगा। इन विच 3 लॉट्स वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। 3 लॉट तो इसी मंथ में आ गए, 1 लॉट अभी इस मंथ में नहीं आया। अगर एक भी लॉट मंथ में नहीं आया तो 1 भी रुपए का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी हमेशा मिलता है लास्ट लॉट। जो लास्ट लॉट आएगा ना, जिस मंथ में वो लास्ट लॉट आएगा उसमें ही भाई आईटीसी मिलेगा। तो आईटीसी इस केस में नहीं मिलेगा, बिकॉज लास्ट लॉट अभी नहीं आया। लास्ट लॉट जो आएगा वो अगले महीने में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। आईटीसी नॉट अवेलेबल, वेरी गुड, लास्ट पे मिलेगा सो नॉट अवेलेबल। मोहम्मद रियान का आंसर बिल्कुल तर्क सहित, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉईज ऑन वेकेशन। ओहो, वेकेशन पे जा रहे हैं एम्प्लॉयज, हम उनका ट्रैवल एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, कंपनी बियर कर रही है ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो जी हाँ, जैसे एज्यूम करो मेरी पूरी टीम है, ठीक है, मेरे पास जो टीम है जिनका आप कॉल करते हो ना, तो आप कॉल करते हो तो मेरी टीम वहाँ पर अवेलेबल होती है, मेरी टीम। अब सपोज मैं अपनी पूरी टीम को स्पेन ले जा रहा हूँ कि चलो चलो सब लोग स्पेन चलेंगे घूमने, इस बार तुमने बहुत मेहनत करी तो सब लोगों को मैं स्पेन घुमाने ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो वेकेशन हो रही है मेरी पूरी टीम की स्पेन में। तो बताओ आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ वर्ड्स आगे हैं। वर्ड्स क्या है भाई? दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को स्पेन घुमाने ले जाना ही ले जाना है। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है।
अगर गवर्नमेंट कह देती है तो आईटीसी इज अवेलेबल ओनली फर्दर सप्लाई और बाय लॉ। प्रसाद का जवाब बिल्कुल ठीक, रियान का जवाब बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। भाई देखो यही बात है, अगर रिटेन करोगे इन चीज़ों को तो ही काम चलेगा एग्जाम में, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। कितना है 7500 रुपीज़, 7500 रुपीज़। तो भाई रिटेन करना है इन चीज़ों को, याद रखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मशीनरी परचेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट हो मशीनरी खरीदी, उसके जो जीएसटी का पोर्शन था, जो 18 रुपये मैंने एग्जाम्पल में लिया था, उस पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। बताओ आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नॉट अवेलेबल। रियान का जवाब बिल्कुल ठीक, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। क्या लिख दें यहाँ पर? यहाँ लिख देते हैं नील, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। नहीं मिलेगा भाई, आईटीसी इस केस में नहीं मिलेगा। चलो लास्ट तुम लोग बता दो, लास्ट भाई तुम लोग बता दो, लास्ट का क्या आंसर है? लास्ट है भाई रिपेयर सर्विस फॉर ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्डिंग की रिपेयर हुई है भाई, और बिल्डिंग की रिपेयर के बाद जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओ सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? हाँ जी हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो क्या आईटीसी मिल जाएगा? जी हाँ सर, आईटीसी मिल जाएगा इस केस में, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंडिचर जो कैपिटल होता है उसका आईटीसी नहीं मिलता, अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो उसका आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है। परफेक्ट परफेक्ट आंसर। टोटल बता दो भाई, टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल रहेगा? इफ कैपिटल देन नॉट अवेलेबल। वेरी गुड, मनीष का जवाब बिल्कुल सही। अभी टोटल आइटम बता दो, ऐड करके बता दो सारे के सारे अमाउंट्स, कितना ऐड करके बनेगा? टोटल बता दो भाई, कितना ऐड करके बनेगा? नालायक 58,000 कैसे बन सकता है? मनीष ने लिखा है 54,800, नालायक 48,000, 42,000। हाँ रियान का आंसर सही लग रहा है, 1,38,500, 1,38,500। अब बताओ भाई, क्वेश्चन मेरे एंड से तो खत्म हो गया, अब तुम क्या करोगे ये बता दो चैट बॉक्स में। जैसे ही क्लास खत्म होगी बस अपना सो जाओगे, खाना खा के, मैगी खा के सो जाओगे, या कुछ करोगे? चैट बॉक्स में बता दो। मेरी तरफ से क्वेश्चन खत्म है, लेकिन अब तुम्हारा क्या फर्ज है, तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, जरा चैट बॉक्स में बता दो। तुमको क्या करना है? चैट बॉक्स में बता दो, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोबारा खुद से शाम में करना है। वेरी गुड वेरी गुड। ये पूरा क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, एक भी भाई आंसर देखना मत, नोट्स भी खुद लिखने हैं। देखो कि क्या तुम लिख पा रहे हो नोट्स या नहीं लिख पा रहे। जब तक खुद से करके नहीं देखोगे ये क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और नोट्स तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, क्योंकि नोट्स में आपको लिखवा नहीं रहा, नोट्स तो लिखे लिखाए हैं, तो नोट्स लिख पाओगे अगर खुद नहीं ट्राई किया। तो खुद प्रैक्टिस करो, कॉपी में खुद से करने की कोशिश करनी है। वेरी गुड। ईट फिर रिपीट, नालायक। कृष्णा कह रहा है ईट फिर रिपीट, नालायक ईट रिपीट नहीं, स्टडी एंड रिपीट, स्टडी एंड रिपीट। चलो आज करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस के बिजनेस में भाई एबीसी लिमिटेड है एट कोचिन। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेशन टू जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय ड्यूरिंग द मंथ। तो जीएसटी जो पे किया है उसकी फॉलोइंग डिटेल्स देनी है। रॉ स्पाइसेस परचेज, तो उसने स्पाइसेस भाई परचेज करी हैं, कस्टमर को जो बेची वो 4.5 लाख की थी, और कुछ डायरेक्टर्स अपने घर पे ले गए स्पाइसेस, वो कितने की हैं? 35,000 रुपये की हैं। फिर इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी की मशीन खरीदी है भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करने के लिए, 1,23,000 की का जीएसटी उस पर पे किया है। मोटर कार यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ऑफिशियल यूज़। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए मोटर कार खरीदी गई है भाई, उस पर जीएसटी पे करा है 4.5 लाख। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर।
स्टाफ के हमने अपने ऑफिस में क्वार्टर्स बनाए हैं, उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए पे किया है हमारे कॉन्ट्रैक्टर को। आपको बताना है कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो भाई स्पाइसेस खरीदी, ठीक है, जो आगे बेची उनका तो आईटीसी मिल जाएगा, जो अपने पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर ली ऑब्वियसली उनका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 4.5 लाख पे आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी कितने अमाउंट पे मिलेगा? 4.5 लाख पे आईटीसी मिल जाएगा। और इसमें भाई जस्टिफिकेशन नहीं लिखी हुई, तो चलो जस्टिफिकेशन भी लिख लेते हैं। आईटीसी is not available on inputs used for personal purpose। ठीक है, तो जो इनपुट्स आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करे उनका आईटीसी नहीं मिलता। 4.5 लाख का आईटीसी मिल जाएगा। वेरी गुड, सबने देखो सही आंसर दिया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा जी, मशीनरी परचेज करी है और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होगी। कैपिटल गुड्स है, हाँ सर कैपिटल गुड्स है, और कैपिटल गुड्स अगर परचेज करा है और वो अपने हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज हो रहा है तो वो डेफिनेटली भाई आईटीसी उसका मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स है। कंस्ट्रक्शन का नहीं मिलता, ध्यान रहे, कंस्ट्रक्शन का नहीं मिलता, प्लांट एंड मशीनरी का मिल जाता है, तो 1,23,000 का मिल जाएगा आईटीसी। ITC is available on plant and machinery purchased for business purpose, purchased for business purpose। अब देखो मैं तो यहीं छोटा छोटा घुसा घुसा के लिख रहा हूँ, आपको घुसा घुसा के नहीं लिखना, आपको यहाँ पर एक अलग से नोट्स का सेक्शन बनाना है, वहाँ पर ये सारे नोट्स लिखने हैं जब अपनी कॉपी में इसको लिखोगे, जब आपने रजिस्टर में इसको लिखोगे। ठीक है सर। नेक्स्ट, मोटर कार यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर, देखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अरे भाई सुनना, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। तो जो मोटर कार है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस पर्पस में यूज आ रही है, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कोई भी इसमें शक व शुबा नहीं है। जो मोटर व्हीकल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिस यूज में आ रही है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जब मीटिंग करने जाता है, जब क्लाइंट से मिलने जाता है, या जब भाई अपने वेंडर से मिलने जाता है, तभी ये वाली कार को यूज करता है, अदरवाइज यूज नहीं करता। भाई ऑफिशियल यूज है कार का, ऑफिशियल यूज। बताओ आईटीसी अलाउड या नॉट अलाउड? ऑफिशियल यूज है, सिर्फ ऑफिशियल यूज। आईटीसी अलाउड या नॉट अलाउड? वाह, सबने लिखा है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नो आईटीसी, नॉट अवेलेबल। मत घुमाओ सर। नॉट अवेलेबल, वेरी गुड भाई, फंसे नहीं आप, फंसे नहीं। एग्जामिनर ने फंसाने की कोशिश करी, ये लिख के ऑफिशियल यूज। अरे भाई फर्क नहीं पड़ता, परवाइल्ले जो हमारी भाई मोटर व्हीकल है, अगर वो ऑफिशियल यूज के लिए भी यूज आ रही है, अगर आपने ऑफिशियल यूज के लिए भी खरीदी है, तो भी उसका आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी उसमें नहीं लगता, इवन अगर ऑफिशियल यूज के लिए भी है मोटर कार। और हमेशा एज्यूम करना, जब भी मोटर कार वर्ड लिखा हो, एज्यूम करना 13 से कम सीटिंग कैपेसिटी का है भाई, ठीक है, बस नहीं खरीदी हमने, ऐसा एज्यूम करना हमेशा, ठीक है। लिखो, मोटर व्हीकल इज कवर्ड अंडर ब्लॉक क्रेडिट। Motor vehicle is covered under block credit, hence no ITC, hence no ITC। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो मोटर व्हीकल जो है वो उस पर भी भाई आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, मोटर व्हीकल पर आईटीसी नहीं। सर जब आप कंफ्यूज करते हो तभी इतना जस्टिफिकेशन देते हो। सर क्या पता रास्ते में उसका घर हो, हाँ, और गाड़ी जो है वो रास्ते में घर में यूज आ रही हो, नालायक, बहुत भड़काने की नाकाम कोशिश करते हो, कार एग्जॉस्ट कर दो। चलो आगे चलो। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर। तो भाई हमने कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाए हैं, ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए बनाए हैं, और जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाए हैं वो ऑब्वियसली मेरा कैपिटल एसेट है। बताओ इस पर जीएसटी का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? पी पूजा कह रही है नहीं मिलेगा, रियान कह रहा है नॉट अवेलेबल, वेरी गुड। तो भाई कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल
नॉट अवेलेबल, ITC is not available on construction of land or building. लैंड और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे ITC अवेलेबल नहीं होता। परफेक्ट, वाह, जबरदस्त आंसर्स देते हो भाई, तुम सब जबरदस्त आंसर्स देते हो, बहुत ही बढ़िया। टोटल बता दो, टोटल ITC कितना मिलेगा? वाह, 5,73,000 का ITC टोटल मिल जाएगा। 5,73,000 का टोटल ITC मिल जाएगा। सही आंसर, ठीक है। चलो समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख दो यस सर। प्रियंका का भी सही जवाब, चंद्रकांत कुमारे का भी सही जवाब, ITC 5,73,000। परफेक्ट परफेक्ट। इट्स अवेलेबल ओनली इफ देयर इज फर्दर सप्लाई। बिल्कुल, अगर ये कंस्ट्रक्शन करके हम आगे बेच रहे होते तो ITC अवेलेबल हो जाता। वेरी गुड, परफेक्ट। देखो याद है तुम्हें प्रोविजंस, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो, व्हाट इज द ITC अवेलेबल? ITC अवेलेबल इज 5,73,000 रुपीज। ITC कितना अवेलेबल है भाई? 5,73,000 का ITC अवेलेबल है। 5,73,000 का ITC अवेलेबल है। चलो, वेरी गुड। कंक्लूजन लिख दो जरा। हेंस द ITC अवेलेबल टू ABC कंपनी इज ₹5,73,000। कंक्लूजन जरूर लिखना, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो, एक थ्योरेटिकल, भाई आपके चैप्टर में एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें से 4 मार्क्स की थ्योरी बन सकती है, 3 मार्क्स की थ्योरी बन सकती है, इसलिए आओ इस वाले टॉपिक को भी एक बार पढ़ लेते हैं, विच इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कौन होते हैं ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और ये ITC को डिवाइड कैसे करते हैं, आओ जरा देखते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यस। अब देखो, कई बार होता क्या है, समझना, कई बार होता क्या है। मैं पहले इसका एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है। अब जैसे भाई हमारी क्लासेस हैं, हमारी क्लासेस का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, हमारी क्लासेस का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, ठीक है। अब हमारी जो क्लासेस की अलग अलग ब्रांचेस हैं ना, वो अलग अलग जगह हमारी क्लासेस की ब्रांचेस हैं, हालांकि है नहीं, ठीक है। मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ कि मेरी कोई बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन एज्यूम तो कर ही सकते हैं भाई, है ना। सपोज मेरी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो ये मेरी अलग अलग ब्रांचेस का डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा भाई। आपको पता ही है हम कितनी फीस लेते हैं, इतनी कम फीस में कहाँ हम ब्रांचेस खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते भाई। तो अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच है जयपुर राजस्थान में, एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, एक ब्रांच है चेन्नई में, एक ब्रांच है गुजरात में। तो अलग अलग स्टेट्स में हमारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है, अलग अलग जगह हमारी ब्रांचेस हैं, जयपुर में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, गुजरात में, अलग अलग जगह हमारी ब्रांचेस हैं। इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन टू DDP एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर्विसेज। वाह मोहम्मद रियान, वेरी गुड, याद है रियान को। तो सर ऐसे प्रेजेंटेशन करूँगा एग्जाम में कि 1 नंबर नहीं काट पाएंगे। वेरी गुड रियान, कॉन्फिडेंस देखो रियान का। हैंस द ITC अवेलेबल, वेरी गुड। CA के कोचिंग क्लासेस होंगे, 250 रुपीज ग्रॉस फीस, प्रीमियम 6 to 5 से। चलो, तो अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। मेरे ही बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस हैं, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग शहरों में, कोई राजस्थान में, कोई महाराष्ट्र में, कोई चेन्नई में, कोई गुजरात में, अलग अलग जगह पे भाई ये ब्रांचेस हैं, अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब जब ये अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस हैं तो कई बार क्या होता है, जो परचेज होती है वो एक हेड ऑफिस लेवल पे होती है। अब देखना, हम लोग हेड ऑफिस लेवल पे बुक्स प्रिंट करवाते हैं। बुक्स का एग्जाम्पल मत लो क्योंकि उस पर GST लगता ही नहीं, ठीक है। सपोज हेड ऑफिस लेवल पे हम एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम है ऑरेकल या SAP। ये होता है भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? ये होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैंने सोचा मेरे जितने भी बिजनेस है, मेरी जो भी कंपनी है, उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैं खरीदूंगा, ठीक है। अब मैंने बुलाया ऑरेकल वालों को, ऑरेकल वाले ज़रा इधर आओ। ऑरेकल वाले आ गए मेरे ऑफिस में मेरे से मीटिंग करने के लिए। उन्हें बोला हाँ जी सर बताइए आपको क्या चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, इतने सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, हालांकि फीस बहुत कम लेता हूँ, नॉमिनल से फीस लेता हूँ, लेकिन इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ कि अकाउंटिंग करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है।
ठीक है। तो मुझे अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ओरेकल सॉफ्टवेयर चाहिए। तो भाई ओरेकल वाले कहते हैं ठीक है हम आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे। मैंने कहा बताओ भाई कितने पैसे हैं। तो ओरेकल वाले कहते हैं सर पहले आप ये बताओ आपके अकाउंटेंट कितने हैं, आपके कितने कितने अकाउंटेंट हैं जो एक एक लोकेशन पे आपके बैठे हैं। तो मैंने उनको बोला भाई दिल्ली में हमारे 3 अकाउंटेंट बैठे हैं, 3 अकाउंटेंट मतलब 3 अलग अलग लैपटॉप पे मुझे ओरेकल का एक्सेस चाहिए, ठीक है। जयपुर में हमारे 1 अकाउंटेंट बैठा है, महाराष्ट्र में हमारे 2 अकाउंटेंट बैठे हैं, चेन्नई में 1 बैठा है, गुजरात में 1 बैठा है, ऐसे हमारे अकाउंटेंट अलग अलग जगह बैठे हैं। इन सबके लैपटॉप पे हमें ओरेकल का सब्सक्रिप्शन चाहिए। ऐसे सारे लैपटॉप पे हमें ओरेकल का सब्सक्रिप्शन चाहिए जहां ये सारे लोग भाई साइमल्टेनियसली ओरेकल को यूज कर पाएं, ठीक है। उसने कहा ठीक है सर मैं दे दूंगा। तो 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सब्सक्रिप्शन चाहिए मुझे। कितने सब्सक्रिप्शन चाहिए भाई? टोटल 8 सब्सक्रिप्शन चाहिए। ओरेकल ने मुझे कहा सर ये पूरे का पूरे 8 सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, आपको जो टोटल एनुअल फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 80,000 रुपए 1 साल का प्लस जीएसटी या जो भी, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई 80,000 रुपए साल का, ठीक है। 80,000 रुपए के साल का हमने उन्हें देना शुरू कर दिया। किसने देना शुरू कर दिया? दिल्ली ने देना शुरू कर दिया 80,000 रुपए साल का। अब सुनना जरा, खर्चा किया दिल्ली ने, हैं आईटीसी पूरा का पूरा मिलना चाहिए दिल्ली को, लेकिन यहां गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट ने कहा सुनो भाई खर्चा तो तुमने करा, पैसे तो तुमने दिए, लेकिन बताना लाइसेंस यूज कहां हो रहे हैं। तो दिल्ली हेड ऑफिस ने कहा 3 लाइसेंस तो हेड ऑफिस में यूज हो रहे हैं, हाँ 3 तो ठीक है, बाकी कहां यूज हो रहे हैं? बाकी यूज हो रहे हैं अलग अलग स्टेट में। अरे भाई सुनो, अगर अलग अलग स्टेट में यूज हो रहे हैं तो इन सबका जीएसटीआईएन नंबर अलग अलग है क्या? हाँ इन सबका जीएसटीआईएन नंबर अलग अलग है। तो क्या ये डीडीपी कहलाते हैं? हाँ ये डीडीपी कहलाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा सुनो ये अलग, मेरी निगाह में जीएसटी की निगाह में ये जो जयपुर वाला राजस्थान वाले तुम्हारी ब्रांच है ये एक अलग पर्सन है, महाराष्ट्र वाला अलग पर्सन है, चेन्नई वाला अलग पर्सन है, गुजरात वाला अलग पर्सन है, ये सारे अलग अलग पर्सन हैं, ये एक ही नहीं है। तो तुम किसी और को जो सर्विसेज मिल रही हैं उसका जीएसटी नहीं ले सकते। सर्विसेज लेनी जरूरी है ना, अरे भाई सर्विसेज अवेल करनी जरूरी होती है ना आईटीसी क्रेडिट लेने के लिए। तो बताना 3 से रिलेटेड सर्विसेज तो तुमने ली, तो चलो 30,000 का जो आईटीसी बनेगा, 30,000 के पैरेलल जो आईटीसी बनेगा वो तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन बाकी सर्विस तो तुमने ली नहीं। बाकी सर्विस किसने ली? बाकी सर्विस तो इसने ली। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा सुनो दिल्ली ऑफिस ज्यादा होशियार मत बनो, पूरे 80,000 का जो जीएसटी है उसका आईटीसी हम तुम्हें नहीं लेने देंगे, 80,000 में से 30,000 का आईटीसी तुम्हें लेने देंगे, बाकी सारा आईटीसी तुम चुपचाप अपने डीडीपी को ट्रांसफर कर दो। बाकी का आईटीसी तुम चुपचाप अपने अलग अलग अपने डीडीपी को ट्रांसफर कर दो, वो लोग आईटीसी लेंगे, तुम आईटीसी मत लेना। अगर तुम आईटीसी लोगे तो ये गलत माना जाएगा। और जो भाई सही बात भी है, गवर्नमेंट की नजरों में ये अलग अलग लोग हैं, अलग 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 अलग, राजस्थान अलग, महाराष्ट्र अलग, चेन्नई अलग, गुजरात, ये सब अलग अलग लोग हैं। तो ये अलग अलग लोग हैं तो तुम इसका आईटीसी मत लेना, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला। और इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या आईएसडी। तो हेड ऑफिस को पावर दी गई, हेड ऑफिस को पावर दी गई कि ऐसे खर्चे जो हेड ऑफिस इनकर कर रहा है लेकिन अपनी ब्रांचेस के लिए कर रहा है, उसका जो रिलेशन में आईटीसी आएगा वो हेड ऑफिस यूज ना करे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे जयपुर को, महाराष्ट्र को, चेन्नई को और गुजरात को। इसका एक मैकेनिज्म बनाया गया और उनको बोला गया कि भाई अपना आईटीसी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हेड ऑफिस का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट ब्रांचेस में। तो जितना ब्रांच जो सर्विसेज ले रही है उतना आईटीसी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो ब्रांच अपना आईटीसी खुद लेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भाई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू अ रेसिपिएंट। आईटीसी जो है एक रेसिपिएंट पे एट्रीब्यूटेबल होता है। क्रेडिट ऑफ आईटीसी गिवन टू दैट रेसिपिएंट, उस रेसिपिएंट पे भाई क्रेडिट दे दिया जाएगा, आईटीसी का क्रेडिट उस रेसिपिएंट पे दे दिया जाएगा, ठीक है। देन आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स, जो आईटीसी डिफरेंट रेसिपिएंट्स पे भाई एट्रीब्यूटेबल होता है, वो आप अपोर्शन कर दोगे आईटीसी डिफरेंट भाई डीडीपीज पे, डिपेंडिंग अपॉन किसने कितनी अवेल करी भाई सर्विसेज, ठीक है। स्टेट टर्नओवर के बेसिस पे आप सारा आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जो कॉमन क्रेडिट आएगा, ठीक है।
जो भी आईटीसी सारे रेसिपिएंट्स पाएगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर तो आईटीसी आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे हमारे एग्जांपल में तो डायरेक्टली पता लग गया था भाई, 2 लाइसेंसेस का जो आईटीसी है, 2 लाइसेंसेस का जो आईटीसी है वो आपको महाराष्ट्र भेजना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। अगर आइडेंटिफाई ना कर पाओ तो अपोर्शन कर दो उनके टर्नओवर के बेसिस पे, जो जिसके टर्नओवर उसके बेसिस पे आईटीसी को अपोर्शन कर दो, जहां कॉमन भाई आपने किया है वहां अपोर्शन कर दो। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है भाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या आईटीसी। उसमें होता क्या है, एक आईएसडी होता है जो कि जनरली हेड ऑफिस होता है, तो ये हेड ऑफिस है और ये सारी इसकी ब्रांच ऑफिसेज हैं, ये सारी इसकी ब्रांच ऑफिसेज हैं। और जो हेड ऑफिस है वो अपनी ब्रांच ऑफिसेज को आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अलग अलग आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ आईएसडी। और जी हाँ, ये आपको रीड करना है और जी हाँ थोड़ा सा याद भी करना है। फिर ऑब्वियसली हैं भाई एफएक्यूज आपको रीड आउट करने हैं। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बहुत मस्त मस्त प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कंपटीशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी के भी कई प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं भाई बहुत सारे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं और एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज आपको करने, ठीक है भाई। बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एग्जाम में इसकी वेटेज 6 मार्क्स टू 10 मार्क्स आ सकती है, 6 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक ये आपके एग्जाम में इसकी वेटेज आ सकती है। इसका भाई आ सकता है, इतने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर गाइज। विल बी मीटिंग इन अ सब्सिक्वेंट सेशन फॉर फर्दर चैप्टर्स टिल द टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट एंड happy studying. Bye bye, see you in the next chapter.